हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं BD 365 जो कि हमारी इकॉनमी की है। तो काफ़ी लेसन आ चुकी है। टोटल मुझे लगता है कि 14 पार्ट्स आ चुके हैं। आज ये 15 पार्ट्स हैं। तो मैं इसमें देखती हूँ कि कंप्लीट करने का कोशिश करती हूँ रेस्ट ऑफ द टॉपिक, लेकिन अगर ज़्यादा हुई तो नहीं कर पाऊँगी। ओके, तो ज़्यादा आप लोग को लंबी लेसन भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं मिनिमम 1 आवर्स की तो लेकर ही आती हूँ। अब इससे आगे भी होती है तो मैं देख सकती हूँ। ओके, देखती हूँ क्या करना है। चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम लोग शिपिंग के साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे थे, रेलवे हमारी कंप्लीट हो गई थी और इसमें हम लोग देखेंगे शिपिंग के साथ। तो इसके साथ साथ जो लास्ट लेसन में मैं क्वेश्चंस पूछी थी उसकी आंसर बता देती हूँ, और साथ ही आज के लिए आपके पास कुछ फ्रेश क्वेश्चंस होगी जिसकी आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देनी है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो ये इकॉनमी के 13 पार्ट से मैं कुछ क्वेश्चंस दी थी। फर्स्ट है कि 20th लाइव स्टॉक सेंसस रिपोर्ट ये कब रिलीज़ किया गया था, ये बतानी है आपको। सेकंड है कि इंडिया जो इंपोर्ट करती है एडिबल ऑयल, ये कौन सी 2 कंट्री से करती है, इसका नाम बतानी है। साथ ही इंडिया की पोजीशन बतानी है कि हम लोग एडिबल ऑयल को कंज्यूम करने में पूरे वर्ल्ड में किस पोजीशंस में है। साथ ही थर्ड आपको बतानी है कि सूत्र पिक इंडिया प्रोग्राम है क्या। फोर्थ है कि एज पर द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन डेटा, इंडिया जो है, इंडिया की पोजीशन क्या है स्टील प्रोड्यूसर में, वो भी क्रूड स्टील में। ओके, तो आइए इन सब के आंसर देख लेते हैं। 20 लाइव स्टॉक सेंसस की बात करें तो ये हमारी जो रिलीज़ की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरिंग एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, जो कि इस बार 20th लाइव स्टॉक सेंसस रिपोर्ट को रिलीज़ करी है। सेकेंड है कि इंडिया की अगर हम लोग इंपोर्ट देखें, हम लोग जो एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं 2 मेनली कंट्री से करते हैं, एक तो इंडोनेशिया है और दूसरी यहाँ पे मलेशिया है। इंडिया की अगर रैंक की बात करें, पोजीशन की बात करें कि हम लोग यहाँ पे एडिबल ऑयल को कंज्यूम करने में कि क्या पोजीशन है हमारी, तो हम लोग थर्ड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। हम लोग थर्ड लार्जेस्ट है एडिबल ऑयल को कंज्यूम करने में। सूत्र पिक इंडिया प्रोग्राम की बात करें तो ये जो है इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा कि सूत्र स्टैंड्स फॉर साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च ऑगमेंटेशन प्राइम प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिजिनियस काउ, यानी कि हमारी जो काउ है उसको रिसर्च किया जाएगा, उसको यहाँ पे देखा जाएगा। और ये एक इंटर मिनिस्ट्रियल फंडिंग प्रोग्राम है, यानी कि मिनिस्टर्स के बीच में ये फंडिंग की जाएगी, जिसके थ्रू हम लोग अपने कंट्री में जितनी भी इंडिजिनस काउ है, यानी कि हमारी जो कंट्री के काउ है, उसको हम लोग यहाँ पे रिसर्च करेंगे। एज पर द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन डेटा के हिसाब से देखें तो इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है, वो भी क्रूड स्टील में। और हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट है, हमारे आगे कौन है, तो चाइना है। 2018 और 19 में हम लोग सेकंड पोजीशन पे आए हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जापान को रिप्लेस करके सेकंड पोजीशन पे आए हैं। तो ये तो क्वेश्चन आंसर रही। आज के लिए आपके पास कुछ फ्रेश क्वेश्चन है जिसको देख लीजिए। सबसे पहले आपको बतानी है कि कितने % FDI अलाउ की गई है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, वो भी मोस्ट ऑफ द रेलवे के एरियाज़ में, जैसे हाई स्पीड ट्रेन होनी चाहिए, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन है, पैसेंजर टर्मिनल है, मास रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, या फिर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसमें कितना % जो है यहाँ पे आपकी FDI को अलाउ किया गया है। सेकंड है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है, इसके बारे में आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। साथ ही 6 जो नई कॉरिडोर यहाँ पे बनाई जा रही है उसके बारे में भी अगर आप लोग लिखना चाहो, रिवीजन करना चाहो, तो ऑब्वियस कर सकते हो। थर्ड है कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है, ये किसके बारे में है, इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत बतानी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखो कि यहाँ पे भी यही क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गई ना मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं लास्ट लेसन में भी यही क्वेश्चन पूछ चुकी थी। अच्छा कोई नहीं, चलिए ये 3 क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। इसका तो पता चल ही गया कि हम लोग यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर से क्रूड स्टील के, वो भी चाइना के बाद। तो चलिए 3 क्वेश्चन का ही आंसर दीजिएगा। अब चलिए हम लोग आते हैं आर्टिकल पे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग शिपिंग के साथ, और शिपिंग में सबसे पहली जो आर्टिकल है वो देखेंगे वधवन पोर्ट। तो नई पोर्ट बनाई जा रही है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। कैबिनेट ने यहाँ पे जो है अप्रूवल दी है कि एक नया पोर्ट बनेगा जो कि है, और ये मेजर पोर्ट है। 2 तरीके की पोर्ट होती है, एक मेजर पोर्ट होती है, एक माइनर पोर्ट होती है। तो हमारे कंट्री में ये सारी मेजर पोर्ट है, इसके बारे में पहले आप लोग देख लीजिए। कांडला है जो कि आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, मुंबई में है, और फिर यहाँ पे JNPT है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और फिर यहाँ पे गोवा में आपको जो है मोर्मुगांव देखने को मिलेगा, और उसके बाद केरल में आपको जो है न्यू मैंगलोर है, और सॉरी ये कर्नाटक में है, और केरल में कोचीन है। साथ ही यहाँ पे आपकी कर्नाटक में देखो, तमिलनाडु में देखोगे तो टूटीकोरिन है, इन्नौर है, चेन्नई है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, पारादीप है, और वेस्ट बंगाल में आपका जो है यहाँ पे कोलकाता है। तो ये हमारे कोस्टल एरिया में जो है ना, हर एक स्टेट में आपको इस तरीके का मेजर पोर्ट देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा जो पोर्ट है वो कौन सी स्टेट में है, तो आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। 3 यहाँ पे पोर्ट है, उसके बाद सब में एक एक है, और यहाँ पे मुंबई में आपका 2 है, और बाकी तो सब एक ही है। ये उड़ीसा में पारादीप है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता है, और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम हो गई, केरल में कोचीन हो गई, कर्नाटक में न्यू मैंगलोर है, गोवा में यहाँ पे मर्मुगांव है, फिर यहाँ पे गुजरात में आपकी कांडला है। तो ये आप लोग को याद रखना है कि टोटल यहाँ पे जो है आपकी मेजर पोर्ट है
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हमारे यहाँ मेजर पोर्ट है। अब एक और मेजर पोर्ट बनने वाली है, वो भी महाराष्ट्र में ही, यानी कि अगेन यहाँ पे 3 यहाँ पे टोटल आपकी महाराष्ट्र में हो जाएगी। अभी तो 3 आपकी यहाँ पे तमिलनाडु में है, लेकिन अब 3 यहाँ पे महाराष्ट्र में भी हो जाएगी, और ये है वधवन। तो इसके बारे में और देख लेते हैं। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में ये आपकी बनाई गई थी। ये लीड पार्टनर है क्योंकि ये महाराष्ट्र की भी है, साथ ही जो कि इस तरीके का पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, और सारी जो बिजनेस एक्टिविटी है वो इसी में होगा, और ये आपका पीपीपी मोड में होगा। इट मीन्स कि जो भी यहाँ पे आपका एक्टिविटीज़ होगी वो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स भी इंक्लूड होंगे, पब्लिक सेक्टर्स भी इंक्लूड होंगे। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की बात करूँ तो ये बिगेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया की, और 28 लार्जेस्ट ये वर्ल्ड की है, तो बहुत बड़ी पोर्ट इसको मानी जाती है। जब ये रेडी होगी तो वधवन पोर्ट जो है ना, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टॉप 10 कंटेनर पोर्ट में से एक होगी, यानी कि वर्ल्ड की टॉप 10 कंटेनर में से एक होगी। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितनी बड़ी पोर्ट ये बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अब मैं यहाँ पे आपको पहले डिफरेंस बताती हूँ कि कंटेनर पोर्ट और सी पोर्ट में क्या डिफरेंस होता है। पहले ये समझिए, तभी ना आप समझ पाएंगे कि वर्धमान पोर्ट को इतना ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि वर्ल्ड के टॉप 10 कंटेनर पोर्ट में से एक होगा। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये आप देखोगे तो इसको कहते हैं सी पोर्ट। सी पोर्ट कहने का मतलब है कि यहाँ पे जितने भी आपके शिप्स वगैरह है ना, वो आती है, यहाँ पे थोड़ी रेस्ट भी करती है, और यहाँ से क्या होता है कि जितने भी आपकी गुड्स होते हैं, सामान होती है, उसको ये मूवमेंट किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जाया जाता है। ओके, तो ये सिंपली है, ये सी पोर्ट आपको जितना भी देखने को मिलता है, जितने भी आपके पोर्ट्स होते हैं ना, उसको सी पोर्ट ही कहते हैं। लेकिन कंटेनर पोर्ट क्या होते हैं? ये आपके सी पोर्ट आप देखोगे तो ये छोटे से पोर्ट होते हैं, ज़्यादा बड़े पोर्ट नहीं होते, इसमें ज़्यादा टर्मिनल्स भी नहीं होता है। टर्मिनल कहने का मतलब आगे जब मैं पिक्स दिखाऊंगी तो आप समझ पाओगे। साथ ही यहाँ पे आपका जो है ना, हैंडलिंग वगैरह बहुत कम होता है, यहाँ पे सामान का भी उतना आना जाना नहीं होता है, जितना एक होता है ना कि हाँ चलो ठीक है, जितना हमारे कंट्री को ज़रूरत है, या फिर किसी भी तरीके का अगर स्टेट की रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे पूरी होती है। लेकिन कंटेनर पोर्ट की बात करते हैं तो ये इसको कहते हैं हम लोग कंटेनर पोर्ट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये एक टर्मिनल है, ये दूसरी टर्मिनल है, ये तीसरी टर्मिनल है। तो इस तरीके से जो है शिप आकर यहाँ पे लगती है, और एक ह्यूज कंटेनर में, जैसे कहते हैं ना, आप लोग के भी घर में कंटेनर होता होगा जिसमें कि आप लोग सामान रखते हो, बड़े बड़े बॉक्स होते हैं जिसको हम लोग कंटेनर कहते हैं, और उसमें जो है हम लोग एकदम सारा सामान घर का उसमें ठूस ठूस के रखते हैं। तो बस वही है कि कंटेनर के फॉर्म में यहाँ पे आपका सामान आता है, और ये पोर्ट बहुत बड़ी होती है। कंटेनर पोर्ट जो होती है ना, बहुत बड़ी पोर्ट होती है। इसमें जो भी सामान है आप देख सकते हो कि कंटेनर में ही इसको रखा जाता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है आपकी बहुत सारी टर्मिनल्स होती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ शिप्स यहाँ पे आती है, और बहुत बड़े गुड्स और सर्विस गुड्स को जो ये आपका मूवमेंट करना होता है, तो वो सब यहाँ पे कंटेनर पोर्ट से ही होती है। तो कंटेनर पोर्ट को जो हैंडल करना होता है या फिर उसको मैनेज करना होता है, वो बहुत बड़े लेवल पे होता है। इसलिए इस तरीके के यहाँ पे आपका जो पीपीपी मोड यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो पीपीपी मोड आप लोग समझ रहे हो कि जब तक प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड नहीं होगी, तब तक हमारे कंट्री में इस तरीके के पोर्ट को मैनेज कर पाना एक थोड़ा सा लिटिल बिट टफ हो जाता है, क्योंकि आप लोग समझ रहे हो कि पब्लिक सेक्टर इतना ज़्यादा नहीं मैनेज कर पाती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी रह ही जाती है। तो इसलिए भी प्राइवेट सेक्टर का इंक्लूड करना ज़रूरी है, क्योंकि वो फंडिंग भी वगैरह भी देती है, साथ ही उसकी मैनेजमेंट भी जो है एक नंबर होती है। तो इसलिए आप लोग देख सकते हो, अब आप लोग के यहाँ पे कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी कि ये कंटेनर पोर्ट क्या होती है और सी पोर्ट क्या होती है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे और भी बातें हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 18 मीटर जो है ड्राफ्ट होगा, जो कि नेचुरली यहाँ पे अवेलेबल है। 20 मीटर तक यहाँ पे नेविगेशनल चैनल होगा, जो कि यहाँ पे नेचुरली अवेलेबल है। तो ये पोर्ट का लोकेशन भी बहुत अच्छा है। साथ ही इंडिया में आप देखोगे तो 12 जो है वो मेजर पोर्ट है, और 205 नोटिफाइड पोर्ट है, यानी कि यहाँ पे माइनर है, छोटे मोटे पोर्ट है, जिसको सी पोर्ट भी आप कह सकते हो, और साथ ही साथ कुछ इंटरमीडिएट पोर्ट भी है। तो सिर्फ 2 यहाँ पे मेजर पोर्ट है, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि मुंबई में है, साथ ही इन्नौर, जो कि आपको यहाँ पे तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, और 9 यहाँ पे माइनर पोर्ट है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि डेवलप की गई है लास्ट 30 ईयर्स में। तो 30 ईयर्स में कौन कौन पोर्ट डेवलप की गई है, तो ये सारे हैं। बाकी सब पोर्ट तो आप लोग को पता है कि हम लोग जब इंडिपेंडेंट भी नहीं होते तो उससे पहले से जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा था। तो ये टॉपिक है, याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है मल्टी मोडल टर्मिनल। मल्टी मोडल टर्मिनल कहने का क्या मतलब है? अगर कल आप लोग जो है मेरी वो वाली वीडियो देखे होगे, PT 365 ज्योग्राफी की वीडियो नहीं देखे हो तो देख लेना, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे आई बटन पे भी लगा देती हूँ, आप लोग क्लिक करके यहाँ से देख सकते हो। आपको टेलीग्राम पे भी उसकी लिंक मिल जाएगी, और PDF मैं शेयर कर चुकी हूँ टेलीग्राम में, और यहाँ पे जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी। अभी प्रोवाइड नहीं की हूँ तो थोड़ा सा रुक जाइए, मैं वहाँ पर भी इसके बाद प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, साथ ही वहाँ पर मैं बताई थी कि मल्टी मॉडल टर्मिनल क्या होता है। नहीं, अगर आप लोग वो देखे हो तो यहाँ पर मैं बताती हूँ। रिसेंटली 2nd रिवरलाइन यहाँ पे मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया जा रहा है, वो भी रिवर गंगा में, और इसको इनॉग्रेट की गई है साहिबगंज झारखंड से।
ओके। और ये फर्स्ट इस तरीके का है जो कि वाराणसी में बनाई गई है और ये इनॉग्रेट किया गया था 2018 में। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो दोनों आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट कहाँ पे है, सेकंड कहाँ पे है, तो बड़ी बात हो जाती है। अब यहाँ पे आते हैं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इस तरीके की प्रोजेक्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करती है। मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट जो है एक तरीके का गुड्स का मूवमेंट है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट में होगा और डिफरेंट डिफरेंट मोड्स को यूज़ करके, यानी कि ट्रांसपोर्ट मोड्स आपका डिफरेंट डिफरेंट मोड होगा। जैसे कि यहाँ पे आपका वाटरवेज को इस्तेमाल किया गया, फिर वहाँ से आपका रोडवेज को इस्तेमाल किया जा सकता है, फिर एयरवेज के थ्रू इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक ही आपको जो है ना यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मल्टी मोडल आपका जो है इस्तेमाल होगा, यानी कि एक तो मोड डिफरेंट डिफरेंट होगा ट्रांसपोर्टेशन का, और यहाँ पे जहाँ से आपका रखा गया ए टू बी में, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे भी आपका जो है इस तरीके का मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा। तो ये सिंगल ट्रांसपोर्टर और ऑपरेटर के द्वारा किया जाता है। इफेक्टिव मोड है वो भी बड़े और लार्ज कंट्री में, इंडिया जैसे कंट्रीज़ में इस तरीके की मोड का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट एक्ट देखें तो ये पास किया गया था इंडियन पार्लियामेंट 1993 में, जिसमें कि एक अच्छा खासा यहाँ पे मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को यहाँ पे स्टैंडर्डाइज करने के लिए इसको इस्टेब्लिश की गई थी। तो एक बार आइए और मैं समझा देती हूँ आप लोग को। तो ये रही मल्टी मॉडल, ये पहली वाली है जो कि वाराणसी में आपका इनॉग्रेट हुआ था। तो वाराणसी से फिर यहाँ पे कहाँ है, तो बक्सर है, बलिया, पटना, भागलपुर और कारागोला, फरक्का, पाकुर, देन यहाँ पे कोलकाता, देन हल्दिया। तो इस तरीके से आपका मल्टी मॉडल बनाया गया है। इट मीन्स कि यहाँ पे डिफरेंट तरीके की आपकी मोड्स भी इस्तेमाल होगी। यहाँ पे आपकी इनलैंड वाटरवेज है, कहने का मतलब है कि ये आपका जो है लैंड के बीचों बीच यहाँ पे रिवर गंगा है, उसमें इस तरीके का आपका मोड्स इस्तेमाल किया जाएगा। रिवर वेज भी आपका इस्तेमाल किया जाएगा, साथ ही यहाँ पे फ्लाई वेज भी इस्तेमाल किया जाएगा, रोड वेज भी इस्तेमाल किया जाएगा। और डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ जो है उसको भी यहाँ पे जो है मूवमेंट ऑफ गुड्स कराई जाएगी, इसको भी कनेक्ट किया जाएगा। तो काफ़ी बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। यहाँ पे आप लोग को पता है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये यूपी है, उसके बाद आपकी यहाँ पे बिहार आती है, फिर वेस्ट बंगाल आती है, जो कि एक रूट है जहाँ से गंगा रिवर जो है आपकी फ़्लो करती है। तो इसी को बहुत बेटर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और हमारे कंट्री में इस तरीके की, अगर यहाँ पे इस तरीके का मोड इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, तो इससे आप लोग समझिए कि हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जो सिस्टम है वो और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। इसी से रिलेटेड और भी टॉपिक है, देख लेते हैं। सबसे पहले है इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड। गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे अप्रूव की है एग्जेम्पशंस, एक तरीके का छूट दिया गया है आईपीजीएल को, वो भी किससे, तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस की गाइडलाइन से, जिससे कि अच्छा खासा जो है यहाँ पे चाबार पोर्ट का जो प्रोजेक्ट है ना उसको एग्जीक्यूट कर सके। तो ये इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड है, जो कि यहाँ पे जितने भी पोर्ट अगर हम लोग डिफरेंट कंट्रीज़ में बना रहे हैं, जैसे कि ईरान में हमारे द्वारा जो है यहाँ पे चाबार पोर्ट बनाया जा रहा है, तो उसमें कुछ गाइडलाइंस भी रहती है, यानी कि हर एक का गाइडलाइंस होता है। तो इसके गाइडलाइंस को छूट करने के लिए दिया जा रहा है, जिससे कि इंडिया जो है ना अपने तरीके से और बेटर तरीके से चाबार पोर्ट की प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सके। इस लिमिटेड की बात करें तो ये इनकॉर्पोरेट किया गया था एज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल, और ये प्रमोट किया गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा और दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा। दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट जो है उसका नाम बदल के अभी कांडला रख दिया गया फॉर द डेवलपमेंट और मैनेजमेंट, जो कि दो तरीके की पोर्ट है, लेकिन यहाँ पे शाहिद बेहस्ती पोर्ट की बात की जा रही है। सारे शेयर्स जो जेएनपीटी और डीपीटी का है वो यहाँ पे परचेज किया गया है सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा, और वो भी 2018 में। एसडीसीएल की बात करें, इट मीन्स की सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के बारे में, तो ये एक सीपीएसई है। और आईपीजीएल की बात करें तो ये आपकी जो है यहाँ पे सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की जो है एक सब्सिडरी है, और ये भी आप सीपीएसई बन चुकी है। ओके। उसके बाद सेकंड यहाँ पे आपकी टॉपिक है लोकटक इनलैंड वाटरवेज प्रोजेक्ट। तो लोकटक लेक आप लोग को पता है कि मणिपुर में है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी में से यहाँ पे इनलैंड वाटरवेज प्रोजेक्ट यहाँ पे निकाला जा रहा है। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की, जिसको कि यहाँ पे अप्रूवल मिल गया है डेवलपमेंट ऑफ लोकटक इनलैंड वाटरवेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट इन मणिपुर में, और ये आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत है, यानी कि जो फंडिंग है वो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ये जो प्रोजेक्ट है ये यहाँ पे इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी देगी, वो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, और यहाँ पे जो टूरिज्म सेक्टर है वो भी यहाँ पे बूस्ट हो पाएगा। थर्ड यहाँ पे ड्राफ्ट, इट मीन्स कि ड्राफ्ट किया जा रहा है और शिप हल का, यानी कि ये वर्टिकल डिस्टेंस होगा आपका वाटर लाइन का, और साथ ही साथ बॉटम ऑफ हल, यानी कि नी से लेकर जो वाटर लाइन है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसी को यहाँ पे ड्राफ्ट किया जा रहा है शिप की। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखोगे कि वर्ल्ड की फर्स्ट सीएनजी पोर्ट टर्मिनल है, वो भी भावनगर में। तो भावनगर पोर्ट जो है वो लोकेटेड कहाँ है, तो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के गल्फ ऑफ कैंपे में। तो भावनगर जो पोर्ट है ये ऑल वेदर डायरेक्ट है, जो कि आपको स्मॉलर वेजल्स के लिए देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है ये सीएनजी पोर्ट हो चुका है, तो ये आप लोग को याद रखना, ये वर्ल्ड की पहली है, तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पोर्ट मैनेजमेंट मॉडल की बात करें तो यहाँ पे सर्विस पोर्ट मॉडल है, यानी कि ये जो पोर्ट अथॉरिटी है ये अपनी खुद की लैंड ओन करेगी, और यहाँ पे सारे अवेलेबल एसेट दिया जाएगा फिक्स्ड और मोबाइल फॉर्म में,
और साथ ही परफॉर्म करेगी सारे रेगुलेटरी और पोर्ट फंक्शन। साथ ही यहाँ पे जो पोर्ट ट्रस्ट है वो यहाँ पे लैंडलॉर्ड होगी और कार्गो टर्मिनल ऑपरेटर भी होगी। लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल की बात करें तो जो पब्लिकली गवर्न पोर्ट अथॉरिटी है ना, वो यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी है और साथ ही साथ यहाँ पे एज ये लैंडलॉर्ड भी है। वहीं अगर प्राइवेट कंपनीज़ की बात करें तो ये पोर्ट ऑपरेटर के द्वारा यहाँ पे कैरी आउट किया जाता है। जैसे कि आपकी कार्गो हैंडलिंग एक्टिविटीज़ है, तो आपको अगर पोर्ट का नाम याद रखना है तो ये कामराजर्स पोर्ट भी है, जो कि इस तरीके के आपके एग्जाम्पल में सूट करती है, यानी कि लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल भी है यहाँ पे। तो करेंटली आप देखोगे तो मेजर यहाँ पे मोस्ट मेजर जो पोर्ट ट्रस्ट है इंडिया में वो कैरी आउट होती है टर्मिनल ऑपरेशन। साथ ही साथ जो रिजल्ट है वो किस तरीके का है, तो हाइब्रिड मॉडल ऑफ पोर्ट गवर्नेंस का है। तो हाइब्रिड मॉडल है, यानी कि 2-3 मॉडल को एक साथ यहाँ पे आपका मिलाकर जो है इस तरीके का यहाँ पे गाइडलाइन दिया जा रहा है और इस तरीके का काम भी किया जा रहा है। तो ये सारी आपकी शिपिंग से थी, तो ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, 1-2 टॉपिक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं रोडवेज़ में। रोडवेज़ में सबसे पहली जो है वो है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वो यहाँ पे कैबिनेट का मंजूरी उनको मिल गया है कि अब एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाने की। तो ये इनविट्स कहा जा रहा है। तो इनविट्स की बात करूँ तो ये एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो कि म्यूचुअल फंड जैसा है, जिसमें कि आप लोग इन्वेस्ट करते हो और आपको जो है एक फिक्स्ड अमाउंट टाइम के बाद आपको मनी मिलती है। तो ये म्यूचुअल फंड के ही जैसा है, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे परमिट किया जा रहा है कि कोई इंडिविजुअल भी यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक इनकम भी, यानी कि एज अ रिटर्न उनको एक पोर्शन ऑफ इनकम जो है वो अर्न भी कर सकेंगे। तो इस तरीके की मॉडल जो है ना काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है इन्वेस्टर्स के लिए, और वो यहाँ पे ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी भी देखते हैं और उनको यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनानी नहीं होती है, वो भी स्क्रैच से। और ये आपका जो है एक एवर्स देखने को मिलता है, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन रिस्क है वो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को देखने को नहीं मिलती है। तो इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव मोड है इस तरीके का कि आप लोग इन्वेस्ट भी करो, साथ ही साथ यहाँ पे जितना अर्निंग हो रहा है उसका कुछ पार्ट आपको भी यहाँ पे एज अ रिटर्न मिलेगा। तो इनविट के अंदर अगर हम लोग देखें तो हाईवे प्रोजेक्ट है जिसको कि बंडल किया जा रहा है एक स्पेशल वर्क पर्पस व्हीकल के द्वारा, जो कि एक इन्वेस्टर्स को ऑफर करेगी। और ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है फिर इसको ट्रेड किया जाएगा स्टॉक एक्सचेंज में, फिर रिटर्न जो है ना उसको यहाँ पे इन्वेट्स की परफॉर्मेंस के साथ लिंक किया जाएगा, वो भी कैपिटल मार्केट में। इससे क्या होगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जो है ना वो अपनी पूरी नेशनल हाईवे को जब कंप्लीट करेगी तो वो मोनेटाइज कर पाएगी। और फिर उसके बाद जो वो टोल कलेक्शंस करती है, यानी कि जो टोल लेती है, टोल कलेक्शंस जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो एटलीस्ट 1 साल का यहाँ पे शो होगा। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना इस उसके पास ये रिजर्व्स होगी कि वो यहाँ पे टोल को लगा सकती है जितनी भी आइडेंटिफाई हाईवे है। तो ये भी इनका हक है। आप लोग देखते हो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हो तो आप लोग को टोल देना होता है, तो इसी तरीके का है जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर वो राइट्स होती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो इनविट है ये ट्रस्ट इस्टेब्लिश की गई है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत, और यहाँ पे सेबी रेगुलेशंस जो एक्ट है 2014 उसके तहत इसको किया गया है। तो इनविट्स के बारे में थोड़ा बहुत ध्यान रखना, पूछ लिया जा सकता है कि किस सेक्टर से है, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि रोडवेज से है और ये किसके अंदर में है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर में। नेक्स्ट आते हैं, ये है गवर्नमेंट अप्रूव्स हाइब्रिड एनुअल मॉडल, जिसको हम कहा जा रहा है, वो भी नेशनल हाईवे के लिए। तो हम एक हाइब्रिड मॉडल है, यानी कि यहाँ पे 2 तरीके की मॉडल को मिक्स किया जा रहा है। एक तो EPC है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, और एक बॉट है, इट मीन्स कि बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर एनुअल मॉडल। जो ऑब्जेक्टिव है इसका यही है कि यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेड प्रोजेक्ट है ना उसकी क्वांटम को मैक्सिमाइज करना है, वो भी अवेलेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट से, और फिर इसको जो है ना प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को रिवाइव भी करना है इस सेक्टर में। टोल फी कलेक्शंस जो है हाईवे से जो किया जाता है वो इस आपका हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है इसी के अंदर डेवलप किया जाएगा, और ये गवर्नमेंट की और अथॉरिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं। ये एक ऑटोनोमस एजेंसी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसको एक एक्ट के थ्रू यहाँ पे सेटअप किया गया है। साथ ही ये रिस्पॉन्सिबल है कि डेवलप करती है, मेंटेन करती है, और जितनी भी नेशनल हाईवे है उसको यहाँ पे मैनेज किया जाता है। साथ ही अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसको मैंडेट किया गया है कि नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट एवर हाईवे प्रोजेक्ट है, वो भी फेज्ड मैनर में, यानी कि एक फेज़ आपका कुछ साल के लिए होता है, 2 साल के लिए, फिर सेकंड फेज़ आपका अगेन 2 साल के लिए स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से फेज़ मैनर में जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसको ये इम्प्लीमेंट करती है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, कोल चेवोंग रिंचुन सेतु, पता नहीं कैसे नाम है, ओके इंडिया की ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड है, ऑल वेदर परमानेंट ब्रिज है। कहने का मतलब है कि गर्मी हो, एक्सट्रीम गर्मी हो, या फिर एक्सट्रीम बारिश हो, या फिर स्नोफॉल हो, या फिर किसी भी तरीके की वेदर हो, कोई भी डिजास्टर हो, ये सबको ये सह सकती है, बर्दाश्त कर सकती है। इस तरीके का ब्रिज बनाया गया है, वो भी ईस्टर्न लद्दाख में। तो ये 1400 फीट लॉन्ग ब्रिज है, वो भी श्योक रिवर के ऊपर है। और ये जो ब्रिज है ये सुपर स्ट्रक्चर है, जो कि इसको कहा जा रहा है एक्स्ट्रा वाइड बेली ब्रिज।
तो ये भी ध्यान रखना है कि इसको नाम क्या दिया जा रहा है। इसे पूछ लिया जा सकता है ना कि एक्स्ट्रा वाइड बेली ब्रिज किसको कहते हैं, तो ये आप लोगों ने ये जो नाम है ना बिल्कुल चौंगपोंग टाइप, तो उसको आप लोगों को ध्यान रखना है। इसको बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई है, वो भी 15 मंथ्स में। और फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में आप देखोगे कि माइक्रो पीलिंग टेक्नोलॉजी जो है, टेक्निक जो है, उसको यहाँ पे यूज़ किया गया है। एक तरीके का टेक्निक्स वगैरह होता है ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो माइक्रो पीलिंग टेक्निक का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट आते हैं कॉमन मोबिलिटी कार्ड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक कॉमन मोबिलिटी कार्ड अवार्ड रखी है, वो भी बेस्ट इंटेलिजेंट जीती है, वो भी बेस्ट इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए। ये जो कार्ड है ये यूज़ किया जा सकता है लोगों के द्वारा, अगर आप लोग मेट्रो ट्रेन्स में या फिर डीटीसी बस में या फिर क्लस्टर बसेस में अगर ट्रैवल कर रहे हो तो ये कार्ड आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी के साथ अगर देखें, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है जो कि यहाँ पे लॉन्च करी है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, वो भी इंडिया में, जो कि आप सारे लोकल ट्रैवलर जो भी कंट्री के हैं ना वो इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के बारे में देखें तो दो इंस्ट्रूमेंट है इसमें। एक तो है रेगुलर डेबिट कार्ड जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो एज एन एटीएम में जाके यूज़ कर सकते हो, और एक लोकल वैलेट होता है, यानी कि आप लोग का जो पेटीएम वैलेट वगैरह होता है उस तरीके का, जिसको आप लोग यहाँ पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, बिना आप लोग को सर्वर की ज़रूरत नहीं है इस तरीके का, यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन आप लोग दोनों तरीके से यहाँ पे पे कर सकते हो। उसके बाद है न्यू जेन मोबिलिटी समिट। रिसेंटली ये न्यू जेन मोबिलिटी समिट हुई थी और वो भी यहाँ पे मानेसर गुरुग्राम में, और ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस तरीके के समिट का कि यहाँ पे कुछ न्यू आइडियाज़ है तो उसको शेयर करना है, कुछ न्यू चीज़ें सीखनी है, ग्लोबल एक्सपीरियंस देखना है, इनोवेशन करनी है, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ जो भी ट्रेंड में है उसको लेकर आना है, जिसके थ्रू हम लोग जो है एक फास्टर तरीके से जल्दी अडॉप्ट कर सके और जो एडवांस ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप कर सके, वो भी स्मार्टर और ग्रीनर फ्यूचर के लिए। साथ ही यहाँ पे अगर आईसेट की बात करें, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी की बात करें, तो ये मनेसार में लोकेटेड है। एक ऑटोमोटिव टेस्टिंग है, सर्टिफिकेशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि ये आपका नेट्रिप के अंदर दिया गया है। नेट्रिप स्टैंड्स फॉर नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। नेट्रिप की बात करें तो ये एक इनिशिएटिव है ऑटोमोटिव सेंटर के लिए, सेक्टर के लिए, जो कि यहाँ पे आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नंबर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ पे, साथ ही इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री भी है, जो कि एक स्टेट ऑफ आर्ट जो टेस्टिंग है उसको क्रिएट करेगी, वैलिडेशंस देखेगी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कंट्री में इसको क्रिएट करेगी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि नेट्रिप है क्या, इसके बारे में भी ध्यान रखना है। अब आते हैं रोड सेफ्टी को लेकर, तो यहाँ पे बातें क्यों हैं, न्यूज़ क्यों है। थर्ड ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है रोड सेफ्टी के ऊपर, जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन और WHO के द्वारा इसको होस्ट किया गया है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या बातें की गई है। सबसे पहले इस कॉन्फ्रेंस की थीम ध्यान रखिएगा, इस थीम क्या है, तो अचीविंग ग्लोबल गोल्स 2013, और ये आउटकम्स क्या था, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। स्टॉकहोम कहाँ पे है, तो स्वीडन की एक सिटी है। तो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन से ये निकल कर आई है, जिसका एम है कि यहाँ पे सारे प्रोग्रेस को ड्राइव करना है, जो भी यहाँ पे ग्लोबल रोड ट्रैफिक डेथ होते हैं, यानी कि आप लोग भी देखते हो कि कितना ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होती है, कितना ज़्यादा ट्रैफिक होती है, उससे क्या क्या इंजरी होती है, क्या क्या कहाँ कहाँ चोट लगते हैं, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे ट्रैक करना है 2030 तक। और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि एक रोड सेफ्टी लेकर आना है, यानी कि आप लोग चलते हो, ड्राइव करते हो, राइड करते हो, या फिर पैदल भी चलते हो, बाइसिकल भी चलाते हो, तो आप लोग को एक सेफ्टी प्रोवाइड करना है, वो भी एक ग्लोबल एजेंडा के ऊपर। और वर्ल्ड कम्युनिटी कमिटमेंट भी होनी चाहिए कि वो अपने कंट्री में जो है इस तरीके का सेफर रोड लेकर आए। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन से आपसे पूछा जा सकता है कि किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये आपकी रोड सेफ्टी से है। तो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन जो है ये मॉस्को डिक्लेरेशन के ऊपर बनी है, जो कि 2009 की थी, और ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन जो कि 2015 की थी, और प्राय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रिजोल्यूशंस है। इंडिया की बात करें तो वो ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशंस को 2015 में साइन कर चुकी थी, जिसमें ये कमिट किया गया था कि वर्ल्ड कम्युनिटी जो है ना वो यहाँ पे नंबर ऑफ जो डेथ्स होते हैं रोड एक्सीडेंट्स में उसको कम किया जाएगा। ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन किससे है, तो अगेन ये आप लोग को याद रखना है कि रोड सेफ्टी से, और ये 2015 की है। अब की कौन है, तो स्टॉकहोम डिक्लेरेशंस जो कि इस बार की है, और ये भी रोड सेफ्टी के ऊपर है कि नंबर ऑफ डेथ्स जो रोड में होते हैं उसको यहाँ पर डिक्रीज़ करना है। अब देखते हैं रोड एक्सीडेंट का क्या हालचाल है इंडिया में। तो ये एक एनुअल पब्लिकेशंस है जो कि रिपोर्ट करती है कि कितना ज़्यादा एक्सीडेंट हो रही है और कितना उस एक्सीडेंट से डेथ हो रहे हैं या फिर इंजरीज हो रही है, कैलेंडर ईयर वाइज होती है। और ये इन्फॉर्मेशंस आपका जो है ना सप्लाई किया जाता है पुलिस डिपार्टमेंट जो कि स्टेट के हैं और यूटीज़ के हैं। तो मेजर फाइंडिंग्स जो इस रिपोर्ट में देखने को मिला है, रोड एक्सीडेंट की बात करूं तो वो इंक्रीज़ हुए हैं 2018 के टाइम से। यहाँ पे देखा जा रहा है कि 2017 से 18 के बीच में 0.46 तक यहाँ पे इंक्रीज़ हुए हैं। नंबर ऑफ पीपल्स जो कि रोड एक्सीडेंट में मर गए हैं तो उनका भी रिकॉर्ड किया गया है कि वो भी राइज हुए हैं। इट मीन्स कि
18 में आप देखोगे कि राइज हुआ 2.3% तक। नेशनल हाईवे में देखेंगे तो 30% तक जो टोटल रोड एक्सीडेंट है और 35% तक डेथ देखने को मिला 2018 में। ओवर स्पीडिंग जो है ना, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ जो आप लोग गाड़ी ड्राइव करते हो या बाइक राइड करते हो, तो वो भी किलर का एक मेजर पार्ट है, जिसमें कि 64% जो पर्सन है ना वो किल्ड हो जाते हैं, यानी कि जो गलत साइड से ड्राइव करते हैं, यानी कि आप लोग को जिस साइड चलनी है उस साइड के अलावा आप लोग अगर रॉन्ग साइड चलाते हो तो उसमें भी लोगों की जान जाती है। अगर आप लोग ड्रंक एंड ड्राइविंग करते हो तो भी इसमें जान जाती है। मोबाइल को इस्तेमाल करते हो, कई बार आप लोग देखते हो कि बाइक में तो आप लोग भी करते होंगे कि इस्तेमाल कर रहे हो, बाइक से फ़ोन में बात कर रहे हो और बाइक राइड कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो है ना सही बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग सोचते हो कि कोई बात नहीं, चलो 2 मिनट बात कर लेंगे और बाइक राइड कर लेंगे, या फिर 2 मिनट बात कर लेंगे और फिर कार ड्राइव कर लेंगे। तो आप लोग को 2 मिनट लगता है, लेकिन कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि आप लोग कुछ बात कर रहे हो, कुछ शॉकिंग बातें सुन ली हो फ़ोन पे और उससे आपका माइंड डाइवर्ट हो गया हो और उसके बाद जो है इस तरीके की एक्सीडेंट होती है। खुद तो जाओगे, दूसरे को भी लेके जाओगे, शायद आपके साथ कोई और बैठा होगा तो उसको तो लेके जाओगे ही, साथ ही अगल बगल के भी लोग होंगे उसको भी लेके जाओगे। तो इस तरीके के काम नहीं करनी। आपकी छोटी सी जो गलती होती है ना वो कई लोगों की जान और कई लोगों की ज़िंदगी को दाव पे लगा देती है। कभी सोच के देखिएगा, क्योंकि आप इस लाइफ में अकेले तो हो नहीं, आपके आगे पीछे बहुत लोग हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट भी बहुत लोग हैं। तो अगर ऐसी भूल चूक करते रहोगे तो फिर और लोगों का क्या होगा, है कि नहीं। तो ये सारी बातें समझने की बात है। कुछ लोग समझते, कुछ लोग नहीं समझते। इंडिया जो है वो मोस्ट अनसेफ कंट्री, अब देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। आप लोग की ऐसी ऐसी हरकतों के कारण ही ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो कंट्री है वो अनसेफ है, वो भी वर्ल्ड में। अगर रोड यूज़र्स के लिए देखें, उसके बाद चाइना है और यूएस है। वो रिपोर्ट किया गया है जेनेवा बेस्ड वर्ल्ड रोड फेडरेशंस और वर्ल्ड रोड स्टैटिस्टिक 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से। तो बस रिपोर्ट का ध्यान रखना है। कभी भी आप लोग आंसर राइटिंग लिखते हो या फिर ऐसे लिखते हो तो उसमें इस तरीके की चीज़ों को कोट करना ज़रूरी होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है थर्ड हाई लेवल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी अचीविंग ग्लोबल गोल्स 2013। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है जो कि रिप्रेजेंट करी है कि इंडिया को एट ए 2 डे ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है, वो भी रोड सेफ्टी का, कहाँ तो स्टॉकहोम में, और ये 2 दिन का चला था, 19 फरवरी और 20 फरवरी का। तो इस कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव यही है कि रोड सेफ्टी लेकर आना है ग्लोबल एजेंडा का, और यहाँ पे जो वर्ल्ड कम्युनिटी कमिटमेंट है रोड सेफर के लिए तो उसको और ज़्यादा यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो यही है यूनाइटेड नेशन डिकेड है एक्शंस 2011 से 2020 का ये फंडा है। साथ ही यहाँ पे 2030 की गोल है कि हम लोग को एक रोड सेफर बनाना है। ओके, उसके बाद इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। तो IRAD है, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। ये एक सेंट्रल एक्सीडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। यहाँ पे जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उनका एक डेटा को यहाँ पे रखा जाता है। इससे स्टेट और सेंटर को हेल्प होता है कि वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं सारे रोड एक्सीडेंट का, और रोड एक्सीडेंट से, रोड क्रैशेस से क्या क्या कारण है ये भी एनालाइज कर सकते हैं। साथ ही सेफ्टी इंटरवेंशन भी ले सकते हैं, जिसके थ्रू इस तरीके के आगे आने वाले दिनों में जो एक्सीडेंट होता है उसके नंबर को डिक्रीज़ कर सकते हैं। IRAD की बात करें तो ये कॉम्प्रिहेंसिव वेब बेस्ड IT सॉल्यूशंस है, और ये यहाँ पे बहुत सारे एजेंसीज़ को अनेबल करेगी, जैसे कि पुलिस हो गए, PWDs है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है। तो वो यहाँ पे पूरी डिटेल्स ले रोड एक्सीडेंट का, वो भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, जैसे कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, रोड इंजीनियरिंग होंगे, किस तरीके का रोड बनाते हैं, व्हीकल कंडीशंस कैसी है, तो ये सारी चीज़ों को देखा जाएगा। साथ ही इसको डेवलप किसके द्वारा किया जा रहा है, तो यहाँ पे IIT मद्रास है, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर से, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो है वर्ल्ड बैंक का भी सपोर्ट है। इनिशियली जो लॉन्च किया गया इसको 6 स्टेट में किया गया है, जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड फैटलिटीज़ हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जहाँ पे होता है उस सिटीज़ में किया जा रहा है, और ये है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और यूपी। तो ये भी ध्यान रखना है। फिर आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि है मोटर व्हीकल एक्ट 2019, ये अमेंडमेंट की गई है। तो यहाँ पे कंपेंसेशन देने की बात की गई है, जितने भी एक्सीडेंट विक्टिम्स होते हैं ना, रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स, तो उनको गोल्डन आवर्स में, इट मीन्स कि देखिए क्या होता है ना कि जैसे कहीं एक्सीडेंट हो जाती है, आप लोग भी इस चीज़ों से आप लोग कभी भी गुजरे ही होंगे कि आप लोग भी कहीं जा रहे हो, देखे होंगे कि एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हो गया तो बहुत लोग जो है वो विक्टिम्स को हाथ लगाना नहीं चाहते, उनको हॉस्पिटल लेके नहीं जाना चाहते, क्योंकि डरते हो कि कहीं ना कहीं उनका जो है रास्ते में ही डेथ हो गया तो क्वेश्चन आंसर में आप फंस जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है जान सबकी बचाना सबसे हमारा प्रायोरिटी है कि नहीं। ह्यूमैनिटी पहले आना चाहिए हर एक कानून से पहले। तो अगर आप लोग कहीं भी देखते हो ऐसे लोगों को तो उसको उठाइए, और विद इन 1 आवर्स, जिसको गोल्डन आवर्स कहा जाता है, कि 1 आवर्स के अंदर अगर आप लोग जो है हॉस्पिटल उनको पहुँचा देते हो तो क्या पता उनकी जान भी बच जाए, और फिर आप लोग को देखिए किस तरीके की सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो यही कहा जा रहा है कि यहाँ पे कंपनसेशन दिया जाएगा जो भी रोड एक्सीडेंट के विक्टिम्स होते हैं, और ग्लोबल बोल रही गोल्डन टाइम्स के गोल्डन आवर्स जो होते हैं ना उसमें कंपनसेशन दी जाएगी। तो इस तरीके का है कि अब आप लोग वहाँ पे लेकर जाओगे किसी भी विक्टिम्स को तो आपके ऊपर क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, ठीक है।
होगा भी तो कोई बात नहीं, आपने गलत नहीं करी है तो आपको डरना नहीं चाहिए। आप जब तक गलत नहीं करते हो तब तक आपको किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग उसको इग्नोर कर रहे हो तो क्या पता कल को आपके साथ भी हो सकता है या फिर आपके फैमिली मेम्बर के साथ भी हो सकता है। तो ऐसा क्यों सोचते हो कि वो तो दूसरा इंसान है, हमारा है नहीं, हमारे हमें लेना देना नहीं है, तो हम अपने काम पे फोकस करते हैं। इतना आप लोग को जो है ना सेल्फिश बन के जाना कहाँ है, मुझे ये नहीं समझ में आता, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों का। कॉन्स्टिट्यूशन में देखें जो कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड है, ये प्रोवाइड किया जा रहा है कंपलसरी इंश्योरेंस कवर करने का। जितने भी रोड यूज़र्स हैं ना उनका यहाँ पे जो है इंश्योरेंस कराने यहाँ पे किया जाएगा। एक नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड को सेटअप की जाएगी, जिसमें कि गवर्नमेंट को एडवाइस किया जाएगा रोड डिज़ाइन करने के लिए और मोटर व्हीकल सेफ्टी के लिए। साथ ही फर्दर आप देखोगे तो यहाँ पे गुड समरिटन को भी डिफाइन किया गया है। गुड समरिटन आप ही होंगे अगर आप किसी विक्टिम को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हो तो आपको यहाँ पे गुड समरिटन कहा जा रहा है। और साथ ही रिकॉल भी किया जाएगा, यानी कि प्रोवाइड की जाएगी रिकॉल ऑफ व्हीकल्स का। मान लीजिए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ना आपको पूरी, तो ऐसा थोड़ा थोड़ा काम आती है, तो आप लोग भी थोड़ा सा जाइए, डरना नहीं है चीज़ों को। अब आते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि हमारे यहाँ पे एनर्जी के ऊपर है। तो एनर्जी में भी सबसे पहले एक्सप्लोरेशन देखते हैं। इसमें भी हमारी एक नई ऑर्डिनेंस निकल कर आई है, मिनरल लॉज अमेंडमेंट 2020। तो ये है क्या, कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है कि इस तरीके की अब कानून हमारे यहाँ बनेगी। ऑर्डिनेंस जो है वो यहाँ पे अमेंड करेगी पहले की एक्ट जो कि माइंस एंड मिनरल्स एक्ट थी। ये कब की थी, 1957 की। तो इसको अमेंड किया जाएगा और साथ ही साथ इसके साथ कूल माइंस एक्ट 2015 को भी अमेंड किया जाएगा, जो कि कैप्टिव माइनिंग जो होती है ना उसको प्रोवाइड किया जाएगा इंड यूज़ रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि यहाँ पे कोल का इस्तेमाल नहीं करना है, बस इस तरीके का रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाएगी और एक कैप्टिव माइनिंग होगी। ऑर्डिनेंस में क्या है ना कि जो इंड यूज़ रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा रहा है उसको हटाया जाएगा। यानी कि पहले क्या था कि यहाँ पे कोल का इस्तेमाल नहीं करना है, इस तरीके की एक्ट आपको दी गई थी। लेकिन अब जो इस तरीके का 2020 का जो ऑर्डिनेंस आ रहा है इसमें क्या है कि जो इस तरीके की इंड यूज़ रेस्ट्रिक्शंस थी कोल माइंस को इस्तेमाल करने का, वो हटा दिया गया है। और ये इंड कैप्टिव माइनिंग जो रीजन है इसको भी यहाँ पे हटा दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे गेट, बड़ी गेट ओपन कर दी गई है प्राइवेट एंट्री के लिए। यानी कि अब यहाँ पे जो माइनिंग वगैरह है इसमें प्राइवेट एंट्री को यहाँ पे आपका जो है इंटर दे दिया गया है। ऑर्डिनेंस में आप देखोगे कि एक इंडिया रजिस्टर्ड कंपनी को अलाउ की गई है कि वो यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं कोई भी कोल ब्लॉक्स को। पहले ये लिमिटेड था, सिर्फ यहाँ पे कंपनीज जो भी आयरन और स्टील में इंगेज है या फिर पावर और कोल वॉशिंग सेक्टर में इंगेज है, खाली उन्हीं को ये अलाउ किया गया था कि रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो है कंपनीज़ को भी अलाउ की गई है। साथ ही ये जो कंपनीज़ है इनको यहाँ पे पहले ज़रूरत होगी कि वो एक्सपीरियंस करें माइनिंग का, वो भी यहाँ पे बीट करने के लिए। साथ ही जो गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पे जो है उनका फरवरी 2018 में कमर्शियल कोल माइनिंग को वो ओपन करी थी प्राइवेट सेक्टर के लिए। और फर्दर यहाँ पे कैप्टिव कोल माइंस को अलाउ किया गया था, वो भी यहाँ पे कि 25% जो उनका आउटपुट है ना वो ओपन मार्केट में वो इसको बेच सकते हैं। दोनों की अगर बात करें, यानी कि दोनों की ये जो डिसीजंस है टेक्निकली इंडेड स्टेट रन कोल की जो इंडिया मोनोपोली, यानी कि इंडिया की जो मोनोपोली है, कहने का मतलब है कि सिर्फ एक यहाँ पे आपकी कोई कंपनीज होती है या फिर एक आपके लोग होते हैं जिनकी पूरी तरीके से यहाँ पे आपकी मोनोपोली होती है, यानी कि वर्चस्व होता है, तो उसको यहाँ पे ख़त्म किया जाएगा, वो भी कमर्शियल कोल माइनिंग में। और जो सिचुएशन है वो यहाँ पे जो है ना आपका प्राइवेट सेक्टर भी इंक्लूड हो रही है, तो और भी ज़्यादा यहाँ पे आपका बेटर होगा। अब करंट सिचुएशन देखते हैं माइनिंग इंडस्ट्री के लिए क्या क्या बातें की जा रही है। सबसे पहला है कि इंश्योर करना होगा कि हमारी कंट्री को कितना ज़्यादा एनर्जी और रॉ मटेरियल कितनी ज़रूरत है, तो उसको सिक्योर करने की ज़रूरत है। ये जो माइनिंग इंडस्ट्री है ना वो यहाँ पे कुछ बेस यहाँ पे सर्व करती है पावर सेक्टर के लिए। और यहाँ पे अराउंड 72% इंडिया की करंट पावर जो जनरेट होती है ना वो यहाँ पे कोल से ही होती है, क्योंकि कोल यहाँ पे सस्ते हैं और हमारे पास जो है इतना ज़्यादा है भी नहीं, तो हम लोग कोल का ही इस्तेमाल करते हैं। तो 72% जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो कोल से ही होती है। फर्दर जो मिनरल्स है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है जिससे कि हम लोग कुछ प्रोडक्ट को
मैन्युफैक्चर करते हैं, और बहुत सारी तो एग्री इनपुट भी है, एग्रीकल्चर की इनपुट भी है। ह्यूज इंपोर्ट है, क्योंकि आप लोग देखते हो कि वर्ल्ड की 4 लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स होने के बावजूद भी है, हम लोग क्या करते हैं ना कि बहुत सारे कोल को हम लोग इंपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्री से, अपने कंट्री में मंगवाते हैं। और साथ ही साथ जीडीपी की अगर कॉन्ट्रीब्यूशंस देखें तो उसमें भी कम हो रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमारी कम हो रही है। तो ये इंडस्ट्री की जो शेयर है इंडिया की जीडीपी में, रियल टर्म्स में अगर हम लोग देखें, जीडीपी दो तरीके की होती है, एक रियल जीडीपी होती है, एक नॉमिनल जीडीपी होती है। तो रियल जीडीपी में अगर हमारी ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारी इकॉनमिक ग्रोथ हो रही है। रियल जीडीपी में आपका जो आता है वो आपका बस क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी इसको काउंट किया जाता है, यानी कि रियल जीडीपी इट मीन्स की ग्रोथ, और इसमें क्या ग्रोथ हो रहा है, क्वांटिटी की ग्रोथ हो रही है। वहीं अगर नॉमिनल जीडीपी की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि क्वांटिटी प्लस प्राइस होती है। तो इससे इतना हम लोग टैकल नहीं कर पाते कि हमारी इकॉनमिक ग्रोथ हो पा रही कि नहीं हो पा रही, लेकिन हाँ रियल जीडीपी में अगर कंट्रीब्यूट नहीं हो रही है इट मीन्स कि हमारी जो ग्रोथ है वो यहाँ पर डिक्लाइन हो रही है। तो जो कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो यहाँ पे लो था 2.6% तक, वो भी 2018-19 में। और साथ ही साथ एफडीआई इनफ्लो भी देखे, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हमारे कंट्री में अगर इस सेक्टर में देखें तो वो भी कम हो चुकी है। यानी कि टोटल अगर इंडिया की एफडीआई इनफ्लो 2014-15 में देखें तो वो यहाँ पे आपकी 2.1% थी, लेकिन यही अगर 2018-19 में देखें तो घट के मात्र 0.5% हो गई है। यानी कि हमारे यहाँ पे इस सेक्टर में, पावर जनरेशन सेक्टर में जो है, ना ही जीडीपी कंट्रीब्यूट हो रही है, ना ही यहाँ पे हमारी एफडीआई आ रही है। साथ ही अंडर डेवलप्ड है, यानी कि अगर हम लोग दूसरे जितना भी हमारे यहाँ के पोटेंशियल है, हमारा खुद का एक क्षमता है, लेकिन उससे हम लोग कम डेवलप हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारी डिमांड है पावर के लिए वो भी कन्वेंशनल सोर्सेज से, तो वो यहाँ पे हमारी कम हो गई है। साथ ही हमारी जो ग्रोथ है सीमेंट, आयरन, स्टील सेक्टर में वो भी कम हो गई है। अप्रूवल प्रोसेस देखें तो वो भी कुछ सिनारियो में है जहाँ पे माइंस जो है अलॉटेड थी, और जो एक्सट्रैक्शन है मिनरल्स का वो भी यहाँ पे लिमिटेड था। तो ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो यही सारी प्रॉब्लम देखते हुए जो है अब यहाँ पे आपका ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, सॉरी कानून लाई जा रही है, जिससे कि अब क्या होगा ना कि इस तरीके की जो है प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड होंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा, फंडिंग ज़्यादा मिलेगी, काम अच्छे तरीके से हो पाएगा, बेटर मैनेजमेंट होगी, बेटर अथॉरिटी होंगे यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। अब आते हैं इलीगल माइनिंग टॉपिक है यहाँ पे, यानी कि गलत तरीके से अगर आप लोग खनन का प्रक्रिया कर रहे हो तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट देखें जो कि यहाँ पे कॉन्फेडरेशंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा दिया जा रहा है, तो लैक ऑफ क्लैरिटी है कि हम लोग यहाँ पे इलीगल माइनिंग को कैसे डिफाइन करें, किसको कह सकते हैं। अब इलीगल माइनिंग हम लोग ऐसे कह रही हो ना मैं कि गलत तरीके से माइनिंग हो रहा है, लेकिन कैसे गलत तरीके से हो रहा है। अगर आप लोग बेसिक फंडामेंटल समझने का कोशिश करो तो आप लोग समझाओ कि कैसे यहाँ पे गलत, किस प्रोसेस को आप लोग कहोगे कि ये गलत हो रहा है। तो साथ ही साथ जो यहाँ पे इन्वायरमेंटल और जो फॉरेस्ट क्लियरेंस भी लिया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा डिले देखने को मिलता है। तो इस तरीके के डिले से लोग तो नहीं जाएंगे ना, एम्प्लॉयर्स तो रुकेंगे नहीं, वो तो काम करेंगे ही, खनन तो करना ही है। तो ये काम होता है हमारे यहाँ, तो काम बहुत लेट होती है, लैंड एक्विजिशन लेट होती है, इस तरीके का आपको क्लियरेंस देने में लेट होती है। तो फिर इससे कैसे आपका डील हो पाएगा, इलीगल माइनिंग कैसे हम लोग कहेंगे कि ये इलीगल माइनिंग है। साथ ही स्टेट्स जो है ना वो भी यहाँ पे कुछ रिन्यूएबल ऑफ लीजेस को होल्ड करके रखती है माइंस के लिए, वो भी अनपेड पेनाल्टीज़ होती है। यानी कि जो इलीगल माइनिंग है ना उसके ऊपर जो है ना पेनाल्टीज़ जो है वो भी इतना ज़्यादा अच्छा खासा नहीं है। तो कैसे हम लोग कहेंगे, जिसके कारण हमारी मिनरल सप्लाई में डिसरप्शंस हो रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है। माइंस और मिनरल्स एक्ट जो 1957 की थी वो एक गवर्निंग लॉ थी सारे माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी इन्वायरमेंटल और फॉरेस्ट क्लियरेंस से वो डील नहीं करती थी। वहाँ पे भी कमी था, क्लैरिटी की कमी थी कि ये जो एक्ट है ना इसको यहाँ पे इन्वायरमेंट की जो राइट है उसको वायलेट करी कि नहीं, उसको डील करना चाहिए, तो ये भी नहीं थी। और 2017 में अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने ये कही थी कि माइनिंग ऑपरेशंस जो है ना वो यहाँ पे जो कंडक्ट हो रहा है वो वायलेट करी है इन्वायरमेंट को और पॉल्यूशन लॉ को, तो उसको भी काउंट करना चाहिए इलीगल माइनिंग में। यानी कि ऐसा है कि अगर आप लोग कुछ माइनिंग कर रहे हो उससे अगर इन्वायरमेंट में नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, अगर यहाँ पे आपका पॉल्यूशन लॉज में अगर आप लोग इसको तोड़ रहे हो, उसकी प्रोविजन को वायलेट करो, इट मीन्स कि ये इलीगल माइनिंग में आ रहा है। तो ऑब्वियस है वो तो आएगा ही, तो ये चीज़ें कही गई थी पहले वाले एक्ट में। अब ये जो रिपोर्ट है ये सजेस्ट करिए कि जो इलीगल माइनिंग है इसमें इंक्लूड क्या क्या होनी चाहिए। तो माइनिंग जो कि लीज एरिया से बाहर है, यानी कि यहाँ पे आपको अथॉरिटी के द्वारा देखना होगा कि कहाँ पे आपका लीज एरिया दिया गया है जहाँ पे आप खनन प्रक्रिया कर सकते हो। अगर उससे आप बाहर कर रहे हो गलत तरीके से, अगर उससे बाहर कर रहे हो तो उसको इलीगल है। चाहे आप यहाँ पे जो वॉयलेशन है आपका इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का या फिर आपका जो है एफसी का, फॉरेस्ट क्लियरेंस का, तो ये किसके साथ डील होना चाहिए, ये सिर्फ इन्वायरमेंटल जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1986
और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980। ये बस ये दोनों जो है इसको डील करें। यहाँ पे आपका जो है इस कानून के अंदर डील नहीं करना है। इस कानून के अंदर बस इलीगल माइनिंग को डिफाइन किया गया कि जो लीज एरिया के बाहर अगर आप लोग माइनिंग कर रहे हो तो उसको इलीगल माइनिंग कहा जाएगा। सिंपल एज इट, ओके। और जो अगर ये माइनिंग हो रहा है इससे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस आपको नहीं मिला या फिर फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिला, तो ये सारी डील जो है इस एक्ट के द्वारा नहीं किया जाएगा। इस एक्ट के द्वारा किया जाएगा जिसके अंदर जो है इन्वायरमेंट का प्रोविजन है, साथ ही फॉरेस्ट का प्रोविजन है, ओके। अब एक है मिनरल पॉलिसी 2019, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 है जिसमें कि कुछ प्रोविजन रखा गया है जिसके थ्रू हमारी जो माइनिंग सेक्टर है ना उसको और ज़्यादा बूस्ट कर सके। जैसे कि यहाँ पे कुछ फर्स्ट रिफ्यूज़ल है, यानी कि आपका जो यहाँ पे PR और जो PL है, RP और PL होल्डर है, उनकी जो यहाँ पे फर्स्ट रिफ्यूज़ल है उसका राइट को इंट्रोड्यूस किया गया है। साथ ही यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को भी इंकरेज करना है कि वो यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करें। साथ ही ऑक्शन भी होना चाहिए और साथ ही इंकरेज भी करना है कि यहाँ पे जो भी माइनिंग एक्टिविटीज़ है या फिर एंटिटीज़ है वो मर्ज हो जाए, एक्विजिशन हो जाए। तो ये सारी कुछ जो है यहाँ पे आपकी इस पॉलिसी में बातें रखी गई है। साथ ही इस पॉलिसी में प्रपोज किया गया है एक ग्रांट स्टेटस देने के लिए वो सारी इंडस्ट्री को जो कि माइनिंग एक्टिविटीज़ करती है, तो उसकी फाइनेंसिंग को बूस्ट किया जाएगा ताकि कि वो अच्छे तरीके से प्राइवेट सेक्टर के लिए यहाँ पे माइनिंग कर सके और साथ ही साथ एक्विजिशन के लिए भी यहाँ पे कर सके। साथ ही यहाँ पे लॉन्ग टर्म इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी भी रखा गया है मिनरल के लिए, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर को हेल्प होगा कि वो बेटर प्लानिंग करेंगे और अपने बिजनेस को स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। साथ ही पॉलिसी जो है उसमें ये मेंशन की गई है कि कुछ रिजर्व्स एरिया भी यहाँ पे जो है PSU वगैरह को दिया जाएगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पे इस पॉलिसी में और भी मेंशन किया गया कि कुछ एफर्ट्स लेके आना है जिससे कि टैक्सेस को हार्मोनाइज़ किया जाए। जो टैक्सेस लगाई जाती है, रॉयल्टी लगाई जाती है, तो उसको भी यहाँ पे हार्मोनाइज़ किया जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कंपल्सरी रीग्रासिंग आफ्टर माइनिंग। तो सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है कि गवर्नमेंट को इंक्लूड करना है रीग्रासिंग ऑफ माइंड एरियाज एज ए मैंडेटरी कंडीशंस, वो भी हर एक माइनिंग लीज में और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में और साथ ही माइनिंग प्लान में। यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाएगा कि जो माइनिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट एलिमिनेशन हो, यानी कि ग्रास की यहाँ पे एकदम ख़त्म हो जाए उस एरिया में, और जिससे क्या है कि यहाँ पे फॉडर वगैरह जो होता है ना हर्बीवोरस के लिए, तो उसकी डिनाइल हो। यानी कि हर्बीवोरस जो आप लोग को पता है कि घास फूस जो खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, उस तरीके के यहाँ पे जो स्पीशीज़ है उनकी यहाँ पे जो है ख़त्म हो जाए, वो उस एरिया में आए नहीं। तो ग्रास को यहाँ पे एकदम से एलिमिनेट करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं कमर्शियल कोल माइनिंग। तो कोल माइनिंग का कमर्शियल के बारे में बात की जा रही है। इंडिया अब यहाँ पे ऑफर करेगी कोल माइन को, वो भी प्राइवेट कंपनीज़ को। तो आप लोग देख रहे हो कि हर एक चीज़ में हम लोग प्राइवेट कंपनीज़ को अब इंक्लूड कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनीज़ का जो एरिया है उसको और हम लोग ज़्यादा वाइड कर रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कमर्शियल माइनिंग के लिए है और सेल पर्पज़ के लिए है, जिससे कि देख सकते हैं कि आगे क्या होता है। तो कैप्टिव कोल ब्लॉक्स जो है वो यहाँ पे सिर्फ 25 मिलियन टन्स तक प्रोड्यूस करती है और की थी 2018-19 में, और ये बहुत ही कम है, अगर हम लोग देखें तो बहुत ही कम है। और यहाँ पे कैप्टिव माइनिंग जो है ना ये अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट को भी नहीं ले पा रही, जितना माइनिंग करना है स्पेसिफिक पीरियड में उतना ये हो भी नहीं पा रहा है। साथ ही यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है उसको भी प्रिवेंट कर रही है। अब जो कोल मिनिस्ट्री है वो यहाँ पे ऑक्शन कर रही है, यानी कि कोल ब्लॉक्स को नीलामी कर रही है, वो भी कमर्शियल माइनिंग के लिए और एक रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस में। यानी कि यहाँ से जो ऑक्शन से जितना यहाँ पे आपका कमर्शियल माइनिंग का किया जाएगा ऑक्शन के थ्रू, तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज़ को जितना भी पैसा मिलेगा तो उससे जो आपका रेवेन्यू उनकी जो बनेगी ना वो गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे शेयर करेंगे। तो ये यहाँ पे फर्स्ट ऑक्शन होगा, यानी कि रिवर्स जो आपकी बिडिंग मॉडल है इससे बाहर ये आपका एक फर्स्ट ऑक्शन होगा जो कि यहाँ पे किया जा रहा है। और ये जो शेयरिंग रेवेन्यू मॉडल है ये आपका बेस्ट होगा। कुछ रिकमेंडेशन दी गई थी एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा, जो कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के ने प्रत्युष सिन्हा ने ये बनाई थी, उसी के द्वारा ये रिवर्स आपका जो है ना रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सारी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। मेन आप लोग का क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, तो यहाँ से बनेगा। ये चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है। अब कोल सेक्टर के कंडीशन देखते हैं इंडिया में क्या है। इंडिया का आपको याद रखना है कि थर्ड लार्जेस्ट हम लोग प्रोड्यूसर है कोल के वर्ल्ड में और थर्ड बिगेस्ट इंपोर्टर भी है, यानी कि हम लोग प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और बाहर से मंगा भी रहे हैं। कितना बुद्धिमानी वाला काम कर रहे हैं। कोल की अगर बात करें तो यहाँ पे 70% जो कंट्री की पावर जनरेशन है, अभी पहले हम लोग पढ़े थे 72%, तो यही आप लोग लमसम लेकर रखिए कि 70% तक अराउंड जो है हमारा पावर जनरेशन कोल के इस्तेमाल से होता है। और एनर्जी सिक्योरिटी भी, इसको इंश्योर करने के लिए कोल माइनिंग जो है उसको नेशनलाइज किया गया था 1973 में, और उस समय कानून लाकर कोल माइन नेशनलाइजेशन एक्ट 1973। नेशनलाइजेशन को फॉलो करते हुए सिर्फ स्टेट ओन जो यहाँ पे आपका CIL है वो अलाउ किया गया था कि यहाँ पे कोल को, यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड जो है ना वो यहाँ पे सिर्फ कोल को बेच सकती है। और उस समय तक रिसेंटली जो है ना आप देखोगे कि प्राइवेट सेक्टर फर्म्स जो है वो यहाँ पे उनको अलाउ किया गया था कि कोल को माइन करे, वो भी सीमेंट के इस्तेमाल के लिए, स्टील के लिए, पावर के लिए और एल्यूमिनियम प्लांट के लिए, वो भी सिर्फ अपने खुद के यूज़ के लिए।
तो कोल इंडिया लिमिटेड जो थी वो अभी आप लोग देखोगे कि कमर्शियल माइनर है हमारे कंट्री में, और यहाँ पे 84% जो इंडिया की कोल आउटपुट है वो यहीं से निकलती है। 1993 और 2014 तक देखें तो 204 कोल माइंस और ब्लॉक है जिसको एलोकेट किया गया है बहुत सारे गवर्नमेंट को और प्राइवेट कंपनीज़ को, वो भी इस एक्ट के तहत। साथ ही आप लोग देखोगे कि अनेबलिंग प्रोविजंस भी है जो कि यहाँ पे कोल माइंस एक्ट 2015 में दिया गया था, और यहाँ पे कोल माइंस को एलोकेट भी किया गया है ऑक्शन के थ्रू और अलॉटमेंट के थ्रू, यानी कि कोल को बेचने के लिए जो अलॉटमेंट किया जाता है उसके थ्रू। प्रायर टू द इनैक्टमेंट जो कोल माइनिंग एक्ट 2015 की थी, इससे पहले क्या था कि कोल माइंस को जो है कभी भी यहाँ पे जो है आपका बिडिंग के थ्रू नहीं लाया गया। कंपनीज जो भी सेक्टर्स में, जैसे स्टील कंपनी, सीमेंट कंपनी और पावर कंपनी, कोल टू गैस है, कोल टू लिक्विड है, जो कि यहाँ पे अप्लाई करती थी कोल ब्लॉक्स के लिए और राइट्स के लिए, और ये सारी राइट्स जो दी गई थी ना, ये स्क्रूटनी के बाद दिया जाता था, जो कि इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी स्क्रूटनी करती थी, देखती थी, चेकआउट करती थी, फिर उसके बाद जो है ये सारा हक दिया जाता था। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है कि गवर्नमेंट यहाँ पे 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ करी है, वो भी ऑटोमेटिक रूट से कोल माइनिंग में और एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब इससे पहले भी हम लोग देखे थे, यानी कि मैं एक क्वेश्चंस भी पूछी हूँ कि कितना % तक रेलवे में जो है आपका एफडीआई को यहाँ पे अलाउ किया गया है ऑटोमेटिक रूट से। तो आप लोग हर जगह देख रहे हो कि एफडीआई को इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रपोजल दिया जा रहा है। हमारे यहाँ दो तरीके की रूट होती है, एक तो ऑटोमेटिक होती है और एक यहाँ पे गवर्नमेंट रूट होती है। गवर्नमेंट रूट में क्या कि परमिशन लेना पड़ता है, इसलिए गवर्नमेंट रूट में जो है ज़्यादा यहाँ पे आपका एफडीआई का प्रोविजन नहीं है। प्रोविजन कहाँ है? तो ऑटोमेटिक रूट में, यानी कि ऑटोमेटिक रूट में एक इंडिपेंडेंसी है कि जो भी बाहर की कंपनी अगर वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहती है ना, तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती है और फुल्ली इन्वेस्ट कर सकती है। कोई ऐसा नहीं कि आप 40% करो, 50% करो, ऐसा नहीं, आप पूरा अपना यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो किसी भी इन्वेस्टर्स को ना ये वाली प्रोविजन बहुत अच्छी लगती है कि चलो एक तो इंडिपेंडेंट है कि कभी भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, और ओपन भी है, अगर चाहे तो आप लोग करो, नहीं चाहे तो मत करो। तो इससे काफ़ी अच्छा लगता है। इंटरनेशनल प्लेयर जो है वो चाहते हैं कि एक अच्छा खासा जो है वो यहाँ पे माइनिंग में जो इन्वेस्ट कर सके। तो प्रेजेंटली 100% जो एफडीआई है वो ऑटोमेटिक रूट से अलाउ किया गया है कोल में और लिग्नाइट माइनिंग में, और अपने कंजप्शंस के लिए जो कि पावर प्लांट में है, और साथ ही यहाँ पे आयरन और स्टील सीमेंट यूनिट में है। और साथ ही साथ ये सेम है जो कि कोल और माइनिंग के सेल के लिए भी यहाँ पे आपका रखा गया है। ये सारी चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। पोर्टल बनाया गया है जो कि है प्रकाश पोर्टल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है प्रकाश पोर्टल। प्रकाश स्टैंड फॉर पावर रेल कोयला अवेबिलिटी थ्रू सप्लाई हार्मनी। तो ये पोर्टल का एम है कि यहाँ पे बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कोल सप्लाईज जितने भी स्टेक होल्डर्स करते हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, कोल इंडिया, रेलवे और पावर यूटिलिटीज़, ये सारे स्टेक होल्डर्स है जो कि इंक्लूड है कोल सप्लाईज करने के लिए। तो इनके बीच में एक अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। ये पोर्टल आपका डेवलप किया गया है एनटीपीसी के द्वारा, और सोर्स डेटा जो है वो डिफरेंट स्टेक होल्डर है, जैसे कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम है, और कोल कंपनीज़ है। ये गैस पोर्टल की बात करें तो ये डिज़ाइन किया गया है जिसके थ्रू यहाँ पे मैपिंग कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं कि कहाँ पे आपका कोल सप्लाई चेन है, वो भी पावर प्लांट के लिए। तो काफ़ी अच्छी इस तरीके की पोर्टल है, ध्यान रखना है आप लोग को। अब आते हैं गैस इकॉनमी में, तो इसमें भी देखते हैं क्या क्या टॉपिक है। सबसे पहले कि गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है VGF, वो भी यहाँ पे आपका नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट के लिए। तो VGF होता क्या है? ये है विएबिलिटी गैप फंडिंग, एक तरीके का फंडिंग गैप होता है, जैसे कि कितना इस प्रोजेक्ट में आपका प्रपोज किया गया है और कितना अब तक खर्च किया गया है। इट मीन्स कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर यहाँ पे आपकी प्रपोज होती है तो उसमें आपका प्रीफिक्स्ड एलोकेशन होता है कि चलो इस प्रोजेक्ट में जो है ना 100 करोड़ यहाँ पे लगाते हैं, और साथ ही साथ इसका एक टेन्योर भी होता है कि 2 साल में इसको कंप्लीट कर देना है। इस 2 साल में क्या होता है कि आपका 2 साल तक, यानी कि चलिए स्टार्ट हुआ था तो 100 करोड़ यहाँ पे एलोकेट किया गया है, लेकिन यहाँ पे मिला कब तक है आपका, यानी कि गवर्नमेंट ने कितना अब तक पास करी है, तो यहाँ पे 80 करोड़ पास की है, और 2 साल में इतना ही हुआ है और काम भी पूरा नहीं हो पाया। तो यानी कि यहाँ पे आपका गैप हो गया फंडिंग में, 20 करोड़ तक का गैप हो गया, तो फिर इसको यहाँ पे दिया जाता है। एक तो ये बात हो गई। एक दूसरी ये भी होती है कि मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट है, 2 साल में इसको कंप्लीट करना है, और जितना एलोकेट किया गया है उतना मनी इसमें कंप्लीट हो गया, मनी ख़त्म हो गई, जितना एलोकेट की गई वो पूरी मनी ख़त्म हो गई, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि मनी और भी इसमें फंडिंग की ज़रूरत थी। अब सरकार यहाँ पे फंडिंग नहीं दे रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, फंडिंग नहीं दे रही, ये प्रोजेक्ट रुक गया, काम रुक गया, ठीक है। तो फिर सरकार बाद में क्या करती है कि गैप फंडिंग के थ्रू यहाँ पे फंडिंग देती है, जितना एक्स्ट्रा यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए चाहिए, तब ये प्रोजेक्ट जो है आपका कंप्लीट होता है। तो नॉर्थ ईस्ट की जो गैस ग्रिड प्रोजेक्ट है वो भी इसी में प्रॉब्लम में आके फंस गई। तो कैबिनेट कमेटी जो इकोनॉमिक अफेयर्स की है वो अप्रूव करी है कि 60% यहाँ पे वो देगी, यानी कि एस्टिमेटेड जो कॉस्ट फॉर प्रोजेक्ट है वो इसको बनाने के लिए जो नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट है वहाँ पे 60% विएबिलिटी गैप फंडिंग करेगी।
विएबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड करती है एक फाइनेंशियल सपोर्ट, वो भी ग्रांट के फॉर्म में ग्रांट दिया जाता है या फिर वन टाइम दिया जाता है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दिया जाता है जो भी पीपीपी मोड के अंदर है, और उनको यहाँ पे कमर्शियली विएबल बनाने के लिए। यानी कि इस तरीके के प्रोजेक्ट को भी यहाँ पे ऐसा नहीं कि सारे प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट देती है, जो कमर्शियली आपका जो यूज़फुल होता है उसकी के लिए यहाँ पे आपका वीजीपी दिया जाता है। बहुत बड़ी कंसेप्ट है ये वीजीएफ का, तो आप लोग भी ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे एनईजीजी की बात करें, यानी कि ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड की बात करें, तो ये प्रोजेक्ट आपका इंप्लीमेंट किया गया है इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड के द्वारा। एक जॉइंट वेंचर कमेटी है जो कि यहाँ पे 5 आपको सीपीएससीज देखने को मिलेगी, गेल है, आईओसीएल है और ओएनजीसी है, ओआईएल है, एनआरएल है, तो ये सब मिलकर इसको बना रही है। यहाँ पे 8 स्टेट जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन की इसको कवर की जाएगी, यानी कि यहाँ पे आपकी कौन कौन है, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, और साथ में आपका यहाँ पे कौन होगी, तो यहाँ पे आपका हो सकता है सिक्किम, ठीक है, और कोई एक छूट रही है, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तो ये सारी बता दी, ठीक है। ये सारी है जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट की आपको देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है नेचुरल गैस की नॉर्थ ईस्ट में, वो यहाँ पे बढ़ेगी। साथ ही यहाँ पे अनइंटरप्टेड आपका सप्लाई होगा नेचुरल गैस का सारे इंडस्ट्रीज़ में, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए, तो काफ़ी अच्छा क्लीन फ्यूल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इस ग्रिड के बारे में बात करें तो ये गवर्नमेंट की जो लार्ज यहाँ पे आपके नेशनल गैस ग्रिड प्रोजेक्ट है उसी का पार्ट है, जिसका एम है कि जो रीजनल इम्बैलेंस हो रहा है किसी कंट्री में, आपको जो है यहाँ पे जो आपकी नेचुरल गैस है वो ज़्यादा मिलती है, किसी स्टेट में आप कंट्री के भाग में आपको कम देखने को मिलती है, तो ये एक रीजनल इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, इसी को ख़त्म किया जाएगा और पूरे कंट्री में हमारी नेचुरल गैस की जो यहाँ पे अवेलेबिलिटी है वो सबको इसको एक्सेस कर सके, साथ ही एक क्लीन और ग्रीन फ्यूल प्रोवाइड कर सके। ये आपका हाइड्रोकार्बन विजन 2030 का भी पार्ट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए, जिसमें कि कुछ स्टेप्स लिया जाएगा कि हाइड्रोकार्बन सेक्टर को किस तरीके से लिवरेज दे, वो भी सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वो भी स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। अब एडिशन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है वो भी देख लेते हैं। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है पाइपलाइन का, जिससे कि यहाँ पे नेचुरल गैस को जो है उसका सप्लाई किया जाएगा डोमेस्टिक काम के लिए, इंडस्ट्रियल काम के लिए और कमर्शियल प्रीमिसेस के लिए। साथ ही ये इंडिया की अटेम्प्ट है कि यहाँ पे जो कार्बन फुटप्रिंट है, कार्बन की इमिशंस बहुत ज़्यादा होती है, आप लोग पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करो या फिर कुछ भी और इस्तेमाल करते हो तो उसमें कार्बन बहुत इमीट होता है, तो उसको यहाँ पे कट करना है। साथ ही ड्राफ्ट पॉलिसी भी ड्राफ्ट की गई है, जिससे कि कुछ स्टैंडर्डाइज चार्जेस को सजेस्ट किया गया है, टाइम बाउंड परमिशंस दी गई है कि कैसे हम लोग यहाँ पे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को सेटअप करें और कन्वर्शंस करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्लीट को, वो भी यहाँ पे एक सीएनजी में। तो जो भी आप लोग देखते हो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो आज के डेट में पेट्रोल या डीजल से चलती है, तो उससे बहुत ज़्यादा इमिशंस होता है, तो उसको यहाँ पे सीएनजी में कन्वर्ट करना है, एक ग्रीन कॉरिडोर बनाना है। साथ ही यहाँ पे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006 के तहत देखें तो इसमें कुछ ग्रांट किया गया है ऑथराइजेशन, या वो भी सारे एंटिटीज़ को कि किस तरीके से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन को वो यहाँ पे डेवलप करें। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे 4 डिस्टिंक्ट सेगमेंट हैं। सबसे पहले सीएनजी है, इट मीन्स की कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है और ये यूज़ किया जाएगा ऑटो फ्यूल के लिए। फिर यहाँ पे पीएनजी है, पाइप नेचुरल गैस है, जो कि डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेगमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फिर है यहाँ पे सक्षम, तो व्हाट इज़ सक्षम? सक्षम एक आपका एनुअल 1 मंथ लॉन्ग पीपल सेंट्रिक फ्यूल कंजर्वेशन मेगा कंपेन्ज है, वो भी पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन का। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन की बात करें तो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था एज ए नॉन प्रॉफिट एनजीओ। देखें यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन देखें तो ये एक नेशनल गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करने में बिजी है और बहुत सारे सेक्टर्स में भी जो कि हमारे इकॉनमी में है। तो मेनली ये है क्या, 1 मंथ की है, पीपल सेंट्रिक फ्यूल कंजर्वेशन मेगा कंपेन है सक्षम। ओके, तो ये ध्यान रखना है। अब आते हैं मिथनॉल इकोनॉमी से लेकर, तो मिथनॉल इकोनॉमी में है क्या, रिसेंटली जो हमें ज़रूरत है मिथनॉल इकोनॉमी का, वो यहाँ पे इंडो ईयर स्टॉक में लिया गया था। तो ये मिथनॉल है क्या, इसके बारे में देखते हैं। इसको हम लोग जो है वुड अल्कोहल भी कहते हैं। ये कलरलेस होती है, इसकी कोई भी कलर नहीं है, नेचुरली भी ये मिलती है और आर्टिफिशियली भी इसको बनाया जाता है। बायोडिग्रेडेबल करते हैं, फ्लेमेबल या फिर पॉइजनस या फिर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी है। ये सिंगल कार्बन कंपाउंड है जो कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिल्ट ऑफ वुड से बनती है। साथ ही ये जो प्रोड्यूस होती है ये कोल से भी और नेचुरल गैस से और बायोमास से भी, तो ये भी ध्यान रखना है। यूज़ अगर हम लोग देखें मिथनॉल का तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फ्यूल में, सॉल्वेंट में, एंटीफ्रीजेस में। इसको जो सर्टिफाई किया गया है एज ए फ्यूल वो ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड के द्वारा की गई थी 2016 में। जो गैसेस वर्जन है मिथनॉल का वो यहाँ पे डाईमिथाइल ईथर है जो कि हम लोग ब्लेंड करते हैं इसको एलपीजी के साथ। अब गवर्नमेंट की इनिशिएटिव देखते हैं इस तरीके से इथेनॉल के इस्तेमाल का, तो एफर्ट्स यहाँ पे लगाया जा रहा है वो भी पॉलिसी से कि किस तरीके से हम लोग 15% जो ब्लेंडिंग है मिथनॉल का वो पेट्रोल में कर सके।
कि पेट्रोल में अगर हम लोग मिथेनॉल का ब्लेंडिंग अगर बढ़ा देते तो उससे जो कार्बन इमिशंस है, मीथेन की इमिशंस है, वो कम हो जाएगी। कोल इंडिया लिमिटेड है जो कि ये अनवील करी है कि एक प्लान करी है जिसके थ्रू कोल बेस्ड मिथेनॉल प्लांट को वो सेटअप करेगी वेस्ट बंगाल में। इंडिया भी जो है सक्सेसफुली कन्वर्ट करेगी 2 व्हीकल इंजन को, जेनसेट को और पावर वीडर को, और वो भी यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा बहुत सारे इंटरनल कंबशन इंजन को मिथेनॉल में, जिसमें कि रेलवे और मैराइन भी है। तो रेलवे में जितनी भी ट्रेन्स वगैरह है, मैराइन है, उसमें भी यहाँ पे आपका जो है कन्वर्ट किया जाएगा मिथेनॉल में, जिससे कि इमिशन हमारी कम हो सके। इसमें आपका नीति आयोग का भी एक रोड मैप है जिसको ध्यान रखना है। यहाँ पे मिथेनॉल इकॉनमी फंड दिया जा रहा है और इस तरीके का एक कॉर्पस यहाँ पे आपका बनाया जा रहा है 4,000-5,000 करोड़ का, जिससे कि क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल और प्रोडक्शंस को यहाँ पे प्रमोट किया जा सके। वेस्ट टू एनर्जी है, यानी कि एग्रीकल्चर स्टबल का किस तरीके से इस्तेमाल करना है। एक स्टैंडर्ड गैस एंड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होनी चाहिए, और मिथेनॉल जो प्रोडक्शंस है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 40% मिथेनॉल प्रोडक्शंस का होना चाहिए। ये आपका जो है ना कंप्लीट स्वच्छ भारत मिशन भी हो जाएगा इससे। साथ ही जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करना है मिथेनॉल का, वो भी यहाँ पे बढ़ना है। मिथेनॉल इकॉनमी कंसेप्ट जो है वो हम लोग कैपिटलाइज कर पाएंगे ऑटोमोबाइल कंपनीज़ के द्वारा, जो कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में है। इससे क्या होगा कि FDI फ्लो भी ज़्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे बढ़ पाएगी, तो ये भी काम करना है। अब यहाँ पे देखते हैं पावर कंजप्शन इन इंडिया। तो हाईएस्ट पर कैपिटा कंजप्शंस अगर 2018 में देखें तो ये दादर एंड नागर हवेली में है, और इसके बाद गुजरात, हरियाणा और पंजाब में है। सबसे कम कहाँ है, यानी कि कंजप्शंस कहाँ होता है पावर का, तो बिहार में, उसके बाद असम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में। तो ये दो आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको आप लोग को ध्यान रखना है। स्मार्ट मीटर की बात हो रही है क्या ये स्मार्ट मीटर, और बारे में इसके देखते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है जो कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर को कह रही है कि वो यहाँ पे डिस्काउंटेड टैरिफ को लेकर आए, वो भी यहाँ पे यूज़र्स के लिए, जिसके थ्रू वो यहाँ पे स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स को सब्सक्राइब करे और प्रोवाइड करे 6 मंथ के लिए, और इम्प्लीमेंट किया जाए इसके डायरेक्टिव्स को भी। स्मार्ट मीटर है क्या, ये एक मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस का एक पार्ट है, जिसमें कि जितने भी इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ कर रहे हो उसको मेज़र किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, वो भी डिफरेंट टाइम में ऑफ डे, और इस इन्फॉर्मेशन को भेजा जाएगा एनर्जी सप्लायर में। आप लोगों के घर में एक आप लोग का जो है जहाँ से आप लोग देखते हो कि बिजली कितना यूज़ हुआ है, तो वो सारी चीज़ें एक दिखाया जाता है। पहले कुछ अलग तरीके की मशीन होती थी, उसी को हटाकर अब स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन होगा एनर्जी प्रोवाइडर और जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं इसके बीच में। साथ ही यहाँ पे जो ऑपरेशनल कॉस्ट है एनर्जी कंपनीज़ का, वो भी यहाँ पे कम होगा। कंज्यूमर के लिए अगर देखें तो कंज्यूमर को यहाँ पे अलाउ किया जाएगा कि वो अपने खुद के कन्वीनियंस से पे करे जितना भी उनको ज़रूरत है और जितना वो कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे प्रीपेड है, यानी कि पहले आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज करना होगा, फिर उतना इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करोगे, और जितना आपका रिचार्ज किया उतना अगर यूज़ हो जाएगा तो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। तो जैसे कि जस्ट लाइक ये मोबाइल का है, आप लोग पहले रिचार्ज करो, फिर बात करो, फिर सारे सुविधा को जो लुफ्त है वो उठाओ। तो उस तरीके का इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे लाने की बात की जा रही है, क्योंकि बिजली चोरी बहुत होती है, आप लोगों को पता है। तो बिजली चोरी के कारण ही जो है ना डिसबैलेंस हो जा रहा है हमारे कंट्री में, तो इसी को ठीक करने के लिए लाया जा रहा है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक ट्रांसपेरेंसी होगी, अच्छा रहेगा, बिजली चोरी की चांसेस कम हो जाएगी। इनिशिएटिव क्या क्या लिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा जिसके थ्रू स्मार्ट मीटर्स को प्रमोट कर सकें। लास्ट ईयर मिनिस्ट्री जो है एक गाइडलाइंस इशू करी थी सारे स्टेट के लिए कि वो अपनी एग्जिस्टिंग जो कंज्यूमर मीटर है उसको कन्वर्ट करे स्मार्ट मीटर्स में, वो भी प्रीपेड मोड, यानी कि पहले आप रिचार्ज करा लो, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करो। फिर है उदय स्कीम, यहाँ पे प्रोविज़न है कि किस तरीके से स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स को इंस्टॉल करना है। फिर यहाँ पे आपका नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी है 2005 की, जो कि यहाँ पे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर्स को जो है ये इंकरेज कर रही है कि किस तरीके से प्रीपेड मीटर्स को आप लोग इस्तेमाल करो। तो ये भी कुछ यहाँ पे इनिशिएटिव लिया जा रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है मस्ट रन स्टेटस, ये है क्या, एक एक्सपर्ट ग्रुप है जो कि रिव्यू कर रही है IEGC को, और वो एसेट करी है रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट में। यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी कहने का मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, उससे हम लोग एनर्जी का कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो विंड का इस्तेमाल करके, सोलर का, विंड सोलर हाइब्रिड को इस्तेमाल करके, तो इसको हम लोग मस्ट रन को जैसा ट्रीट करेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी जो है ये सारे प्लांट से जो है ना ये हम लोग यहाँ से इस्तेमाल करेंगे। तो लेकिन इसको कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं रखा जा रहा है। लेकिन देखते कि मस्ट रन स्टेटस है क्या, इसका मतलब है कि जो भी पावर प्लांट कंसर्न है ना वो यहाँ पे सप्लाई करेगी इलेक्ट्रिसिटी, वो भी ग्रिड को, और सारे कंडीशंस के अंदर। रिन्यूएबल सेक्टर्स जो है वो भी यहाँ पे अकॉर्ड की गई है इस तरीके के मस्ट रन स्टेटस का 2010 IEGC में। कुछ स्टेट है जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है जो कि अपनी इलेक्ट्रिसिटी को कर्टल कर दिए इस तरीके के सोर्सेस हो, क्योंकि यहाँ पे हाई कॉस्ट है। तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा होने से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने इस तरीके की इलेक्ट्रिसिटी को लेने से मना कर दिया। तो ये जो ग्रुप है ये कुछ न्यू कोड लेकर आई है, फिर लेटेस्ट ड्राफ्ट की है। यहाँ पे प्रोटेक्शन दी जाएगी, कमीशनिंग की जाएगी कोड को,
और साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी कोड भी है, जो कि एक यहाँ पे आपकी आइडेंटिफिकेशन भी होगी, जो भी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर है। साथ ही IGCJ की बात करें, IECG, तो ये एक रेगुलेशंस है जो कि यहाँ पे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस के द्वारा बनाई गई है। और इसमें आप देखोगे कि मैंडेटरी रूल्स है, रेगुलेशंस है, स्टैंडर्ड है, गाइडलाइंस है, जो कि हर एक पर्सन को यहाँ पे फॉलो करना है। जो भी यहाँ पे पावर सिस्टम में पार्टिसिपेंट्स है उनको फॉलो करना है कि वो यहाँ पे प्लान करे, डेवलप करे, मेंटेन करे और पावर सिस्टम को ऑपरेट करे। ओके, अब आते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सबसे पहले विंड एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। जनवरी 2020 तक जो टोटल इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी इंडिया में थी वो यहाँ पे 37 गीगावाट तक है। और यहाँ पे आप लोग इंडिया में देखोगे तो हम लोग 4th लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है विंड पावर के, चाइना, US और जर्मनी के बाद। इंडिया में हाई विंड एनर्जी पोटेंशियल है, 302 गीगावाट एट 100 मीटर हब हाइट है और 695 गीगावाट एट 120 मीटर है, अगर हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी के द्वारा देखें तो। तमिलनाडु में बात करें तो हाईएस्ट विंड एनर्जी कैपेसिटी है, उसके बाद गुजरात है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश है। 2015 में देखें तो इंडिया ने अनाउंस करी थी कि एक गोल है कि 60 गीगावाट का विंड एनर्जी जो है दिसंबर 2022 तक इसको इंस्टॉल किया जाएगा। विंड एनर्जी की बात करें इंडिया में तो ये एक ग्रीन फ्यूचर से यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि स्टैग्नेशन है बहुत सारे प्रॉमिसिंग ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में। तो ये सेक्टर्स जो है ना एक स्टैंड स्टिल के साथ आई है, यानी कि एनुअल इंस्टॉलेशन जो है 1500 मेगावाट से भी कम है और ये 2018 का यहाँ पे डेटा शो हो रहा है। ब्रेकअप है हमारे रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी में। स्मॉल आप लोग हाइड्रो प्रोजेक्ट देखोगे तो यहाँ पे आपका 4676 मेगावाट तक है। बायोमास पावर देखिए तो 9861 मेगावाट है। वेस्ट टू एनर्जी कितना है 139 मेगावाट है। विंड एनर्जी कितना है तो 37607 मेगावाट है। सोलर पावर कितना है 34035 मेगावाट है। टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई 86,321 मेगावाट। तो ये डेटा तो याद रखना नहीं है, आपको देखना भी नहीं है, खाली आप लोग को लमसम ध्यान रखने की बातें क्या हो रही है। इसी में देख लेते हैं अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने यहाँ पे इन्होंने एम करी है कि एक अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क को सेटअप किया जाएगा, वो भी गुजरात और राजस्थान में। इसकी टोटल कितनी होगी तो यहाँ पे 50 गीगावाट तक का यहाँ पे आपका रेंज होगा। जो इनिशिएटिव है इससे क्या होगा कि वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट हो पाएगी, वो भी वर्ल्ड में। कवाड़ा की बात करें जो कि यहाँ पे आपका गुजरात में है, जैसलमेर की बात करें जो कि आपका राजस्थान में है, इसको आइडेंटिफाई किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाने के लिए, और 25,000 मेगावाट का, और हर एक दूसरे मतलब कि एक में लैंड अगर देखें तो वो भी अवेलेबल होगा, जिसके थ्रू हम लोग सोलर, विंड और विंड हाइब्रिड प्लांट को सेट कर पाएंगे। और प्रपोज पार्क जो है ना वो यहाँ पे नेसेसरी क्लियरेंस भी उनको मिलेगा, वो भी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट से और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो वो कुछ स्कीम्स भी ली है, जिसके थ्रू जो यहाँ पे आपका इसको डेवलप किया जाएगा, जो कि आज की डेट में एग्जिस्टिंग सोलर पार्क है। यहाँ पे अल्ट्रा मेगा पार्क बनाने का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है कि लैंड अप फ्रंट यहाँ पे प्रोवाइड करना है प्रोजेक्ट डेवलपर को, उनको लैंड भी देनी है, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी फैसिलिटेट करानी है डेवलपिंग रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ट में, और यहाँ पे स्टोरेज सिस्टम भी होगा। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अगर इसकी बात करें तो ये भी एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होगी, और यहाँ पे जॉइंट वेंचर कंपनी होंगे, यानी कि डिफरेंट कंट्री यहाँ पे एक साथ आकर इसको जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें कि आपकी CPSE है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, स्टेट की भी होगी। ओके, उसके बाद NTPC यहाँ पे है, NHPC, ये सब कुछ है जो कि प्रपोज की है कि 42,000 तक मेगावाट जो है हर एक स्टेट में, वेरियस स्टेट में यहाँ पे सेटअप किया जाएगा। अब अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट के बारे में देखें, ये जो स्कीम है यहाँ पे एटलीस्ट 25 सोलर पार्क बनाई जाएगी, अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क प्रोजेक्ट बनाई जाएगी। उसमें कैपेसिटी अगर हर की देखें तो 500 से 1000 मेगावाट तक होगा, और टारगेट किया जा रहा है कि 20,000 मेगावाट ऑफ सोलर पावर इंस्टॉल कैपेसिटी होगा, वो भी 5 साल के ही अंदर में। तो ये 2014-15 से स्टार्ट किया गया है, तो 2020 तो आ चुकी है पर अभी तक तो कुछ नहीं है कि नहीं। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे 11th रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर इनॉग्रेटेड, तो नॉर्दर्न रीजन रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। और ये जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर है ये आपका सेटअप किया गया था एज ए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट से, जिसका एम है कि यहाँ पे जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी है ना उसको नेशनल ग्रिड नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट करना है। ये इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें कि रिन्यूएबल एनर्जी पेनिट्रेशंस को एक्सेलरेट करने में, हर एक जगह रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल हो, इसको यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसका एम है। साथ ही इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इक्विप भी किया जाएगा, जिससे कि हम लोग सिचुएशनल अवेयरनेस को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकें।
आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो 55 गीगावाट ऑफ सोलर और विंड एनर्जी जो है वो मॉनिटर किया जा रहा है, और गवर्नमेंट भी जो है यहाँ पे अप्रूव करी है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा एज अ सेंट्रल स्कीम, और यहाँ पे मैंडेट किया जाएगा पावर ग्रिड को। एक महारत्न CPSE भी होगी, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर, जो कि इसको इम्प्लीमेंट करेगी। उसके बाद है रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बोर्ड। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिसाइड करी है कि वो इसको बनाएगी। यहाँ पे क्या है कि कुछ चैलेंजेस को डील किया जाएगा, जो भी यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा कुछ भी प्रॉब्लम इश्यूज़ है उसको फेस किया जा रहा है, तो वो भी देखा जाएगा। यानी कि पेमेंट डिले देखने को मिल रहा है स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा। फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट को कटल किया जा रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और रीनेगोशिएट किया जा रहा है पावर परचेजिंग एग्रीमेंट। लैंड प्रोक्योरमेंट में भी डिफिकल्ट देखने को मिल रहा है। कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस है जो कि यहाँ पे देख लीजिए। असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा इंडस्ट्री को कि वो यहाँ पे प्रोजेक्ट को डेवलप करें और इम्प्लीमेंट करें। साथ ही यहाँ पे जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको भी सजेस्ट किया जाएगा। कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स को भी यहाँ पे जो है आपकी बढ़ाई जाएगी, और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट को भी यहाँ पे लाया जाएगा, और एक स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट की। यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो जॉइंट सेक्रेटरी के द्वारा इसको चेयर किया जाएगा, और इसमें 2 अदर्स जॉइंट सेक्रेटरीज होंगे और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के एज ए मेंबर होंगे। एक पोर्टल है जिसको डेवलप किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, जिसके थ्रू जितने भी लोगों हर एक सेक्टर से जो भी यहाँ पे ग्रीवियंस है, प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे आपका रिसीव हो पाएगा। इसी के साथ यहाँ पे है रिन्यूएबल हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम। इंडिया जो है रिसेंटली कंडक्ट करी है 2 ऑक्शन, वो भी विंड और सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट के लिए। तो हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम है जो कि इसमें आपको 2 और 2 से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स देखने को मिलेंगे। उसको कंबाइन किया गया इस तरीके से कि एक एफिशिएंट जो आपका सिस्टम है वो प्रोवाइड किया जाएगा, और एप्रोप्रिएट एनर्जी कन्वर्शंस टेक्नोलॉजी होगी जो कि यहाँ पे आपका लोकल ग्रिड में कनेक्ट किया जाएगा। बहुत सारे टाइप्स ऑफ हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम है, जैसे कि बायोमास विंड है। हाइब्रिड कहने का मतलब है कि 2 तरीके के रिन्यूएबल एनर्जी को मिक्स कर देना, जैसे यहाँ पे फोटोवोल्टाइक है, तो ये सबको हाइड्रो विंड एनर्जी सिस्टम है, इसको हम लोग हाइड्रो एनर्जी सिस्टम कह रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कस्टमाइज पावर सॉल्यूशंस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, और ये काफ़ी बेनिफिशियल्स होंगे कि यहाँ पे आपका जो लाइन और ट्रांसफार्मर लॉसेज जो होती है वो कम होगी, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम होगा, सिस्टम रिएबिलिटी अच्छी होगी, पावर क्वालिटी अच्छा होगा, ओवरऑल एफिशिएंसी अच्छी होगी। हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम की बात करें तो इससे ज़्यादा यील्ड होगा, यानी कि इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल रिटर्न्स ज़्यादा होगा देन विंड, सोलर और जियोथर्मल स्टैंड अलोन सिस्टम से। इसी के साथ एक और देख लेते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट सेल डाउन्स। तो ये है क्या, ड्यू टू लोअर सप्लाई बहुत कम हो रहा है, तो जो सेल्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेशंस का वो कम हो गया है, 10% तक है। अगर हम लोग सेम मंथ में पिछले साल देखें तो उसके कंपैरिजन में 10% तक कम हो चुका है। तो यहाँ पे है क्या, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेशन एक मैकेनिज्म है जो कि मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है, जिसके थ्रू हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करते हैं। ये लॉन्च किया गया था जिससे कि यहाँ पे कंपनीज़ के लिए, स्टेट्स के लिए, कि वो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को परचेज़ करें बिना किसी फिजिकल सेटिंग अप करने के लिए, यानी कि यहाँ पे कोई भी फिजिकल सेटअप नहीं करना है रिन्यूएबल पावर प्लांट का, लेकिन वो यहाँ पे जो है परचेज़ कर सकते हैं। तो जो भी प्रोजेक्ट डेवलपर है वो एक बार यहाँ पे इसको सेल करते हैं एनर्जी को, तो ये प्रोड्यूस किया जा सकता है एज ए रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेशन जैसा। तो एक रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेशन जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है 1 मेगावाट आवर्स का, वो भी पावर जो भी प्रोड्यूस हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। तो ये ट्रेड भी किया जाता है पावर एक्सचेंज के जैसा। इसका एम है कि जो मिसमैच हो रहा है ना, कितना अवेलेबल है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का स्टेट में और कितना ज़रूरत है, उसको मिसमैच को यहाँ पे एड्रेस करना है। तो ये भी चीज़ है, ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे पावर परचेज एग्रीमेंट, यानी कि पावर को परचेज करने के लिए भी एग्रीमेंट है। बहुत सारे स्टेट है जो कि इस तरीके से काम कर रहे हैं कि कैसे पावर परचेज एग्रीमेंट को निगोशिएट करें, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी से। तो एक पावर परचेज एग्रीमेंट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 पार्टीज़ के बीच में, एक जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और एक जो इलेक्ट्रिसिटी परचेज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सारे कमर्शियल टर्म्स को डिफाइन किया गया है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से सेल करना है 2 पार्टीज़ के बीच में। जब यहाँ पे प्रोजेक्ट को कमर्शियल ऑपरेशन में लाया जाता है, शेड्यूल किया जाता है डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पेनाल्टीज़ क्या होगी डिलीवरी का, पेमेंट टर्म क्या होगा, टर्मिनेशन क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें इस एग्रीमेंट के अंदर होती है। इंडिया में बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट है जो कि यहाँ पे इंटर की है इस तरीके से एग्रीमेंट में, और प्राइवेट रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ ही यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा पावर प्लांट, और यहाँ पे जो पावर है फिर वापस जो है यहाँ पे गवर्नमेंट को भी यहाँ पे आपका सेंड किया जाएगा। फिर यहाँ पे BEE नोटिफाइड न्यू एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर एयर कंडीशनर। तो 24 डिग्री सेल्सियस जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है इसको मैंडेटरी किया जा रहा है 1 जनवरी 2020 से सारे एयर कंडीशनर से। और रूम एयर कंडीशन जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं उसमें आपका जो है डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगा कि 24 डिग्री सेल्सियस से ना आप लोग बढ़ा सकते हो, इससे घटा नहीं सकते हो। साथ ही यहाँ पे कवर किया जा रहा है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के अंडर में, और ये स्टार लेवलिंग प्रोग्राम होगा। स्टार लेवलिंग प्रोग्राम जो है यहाँ पे कंज्यूमर को प्रोवाइड करेगी और एक इन्फॉर्म्ड चॉइस होगा
एनर्जी सेव भी किया जाएगा और कॉस्ट सेविंग पोटेंशियल्स भी है। ये जो स्कीम है ये टारगेट करी कि किस तरीके से एनर्जी परफॉर्मेंस लेवल को डिस्प्ले किया जाएगा हाई एनर्जी एंड यूज़ इक्विपमेंट में। इससे मिनिमम एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होगी। ये मैंडेटरी है सारे रूम एसी में, साथ ही साथ एलईडी लैंप में, कलर टीवी में, इलेक्ट्रिक गीज़र में भी। एडिशनली अगर देखें तो यहाँ पे स्टैंडर्ड जो है इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो का, उसको भी यहाँ पे रिवाइज़ किया जाएगा रूम एयर कंडीशनर के लिए। साथ ही यहाँ पे इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो की बात करें तो एक तरीके का रेशियो होता है कि टोटल एनुअल अमाउंट ऑफ हीट कितना यहाँ से निकल रहा है और इक्विपमेंट कितना रिमूव कर सकती है इंडोर एयर से जब ऑपरेट किया जा रहा है कूलिंग मोड में। ओके, बीई की बात करें तो ये आपकी स्टैटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत है और इसी के अंदर काम करती है, कुछ पॉलिसीज़ डेवलप करती है, स्ट्रैटेजी कि किस तरीके से एनर्जी इंटेंसिटी है ना इंडियन इकॉनमी में उसको कम कर सके। अब यहाँ पे देखते कुछ रिपोर्ट है जो कि एनर्जी सेक्टर से, तो यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसको देख लीजिए। सबसे पहला स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको सरल इंडेक्स भी कहते हैं। ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा रिलीज़ की गई है। इसका एम है कि स्टेट को एक्सेस करना है, वो भी सेवरल पैरामीटर में, और साथ ही साथ एक अच्छा खासा रूफ टॉप जो आपका सोलर मार्केट है उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है, यानी कि छत के घर के छतों के ऊपर आप लोग को यहाँ पे सोलर पैनल लगानी है। ये पैरामीटर आपका 5 ब्रॉड कैटेगरी में है, यानी कि पॉलिसी फ्रेमवर्क कितनी रॉबस्टनेस है, इफेक्टिवनेस कितनी है पॉलिसी की, इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, कंज्यूमर एक्सपीरियंस क्या है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट क्या है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। इसमें अगर टॉप रैंकर देखें तो कर्नाटक है और गुजरात, तेलंगाना है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है। तो इंडेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड इंडेक्स है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। ये आपका डेवलप किया जाता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा, और ये जो है कितना एनर्जी एफिशिएंसी है उसको, उसके प्रोग्रेस को ट्रैक करती है 36 स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज़ में। 97 इंडिकेटर्स है, ये आप लोग को जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आपका कैटेगरी है, यानी कि फ्रंट रनर कौन है, अचीवर कौन है, कंटेंडर कौन है, एस्पिरेंट कौन है, इस तरीके से यहाँ पे आपका कैटेगराइज किया गया है। टॉप रैंकर की बात करें तो हरियाणा है यहाँ पे, और कर्नाटक और केरल है। तो आप लोग को टॉप रैंकर की बात करना है, इस तरीके का रिपोर्ट आपका किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है इसका भी आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखते हैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में। तो सबसे पहला है कि रिपोर्ट ऑफ द टास्क फोर्स ऑन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जो कि 2019 से 2025 तक का है। यहाँ पे एक टास्क फोर्स है जो कि यहाँ पे इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी के अंडर में है ये, और यहाँ पे बनाया जाएगा आपका यहाँ पे 2019 से 2025 के लिए। टारगेट क्या है, इससे क्या होगा कि हम लोग एक टारगेट को अचीव कर पाएंगे, और वो भी हमारा है कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनना है हमें 2025 तक। तो इससे हम लोग बन पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इकॉनमी अगर हम लोग को बढ़ानी है तो हम लोग को अपने कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा अच्छा बेटर करना होगा, तभी हम लोग अपनी 5 ट्रिलियन इकॉनमी का जो सपना है वो पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ पे NIP है जो कि एक आउटलुक देगी इकॉनमिक और सोशल, वन सेकेंड इकॉनमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। साथ ही NIP है जो कि यहाँ पे कुछ आइडेंटिफाई करेगी प्रोजेक्ट को, वो भी 23 सेक्टर से 18 स्टेट से। और टोटल प्रोजेक्ट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे 102 लाख करोड़ तक का है। फंडिंग किसके किसके हैं, तो सेंटर, स्टेट और प्राइवेट सेक्टर जो है यहाँ पे फंडिंग देगी। रेशियो आप देख सकते हो 39:22 है। और यहाँ पे मेजर कांस्टेंट भी देखा जा रहा है, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे सेक्टर वाइज बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़्यादा ज़रूरत है। तो रोड में ज़्यादा ज़रूरत है, फिर यहाँ पे हाउसिंग है, सबसे कम फूड प्रोसेसिंग में है। तो ये इस तरीके से आपका दिया गया है सेक्टर वाइज। एनुअल इन्वेस्टमेंट फेजिंग भी आप लोग देख सकते हो कि कितना यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो 2020 में बात की जा रही है, और यहाँ पे 13% तक है, और 13 करोड़ तक है, करोड़ में। ओके, 2021 में कितना इन्वेस्टमेंट होगा, तो 19 करोड़ तक होगा। और यहाँ पे आप लोग देखो कि 22 में फिर यहाँ पे 19 है, 23 में 13 है, 12 है, 11 है। तो इस तरीके का पूरा आपका प्लान है कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंडा, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप देखोगे कि 39 जो है वो यहाँ पे सेंटर है, स्टेट है 39, और प्राइवेट सेक्टर का 22% है। उसके बाद अंदर यहाँ पे प्रोजेक्ट की स्टेटस देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इतना डिटेल में कोई थोड़ी आपसे पूछेगा जाएगी, वो आप लोग देखिए, इतना डिटेल आप लोग को उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। तो यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव करी है कि प्रपोजल दिया गया है कि एक एडिशनल इक्विटी सपोर्ट दिया जाएगा, वो भी इस तरीके की कंपनी लिमिटेड को। तो ये एक होली ओन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी सेटअप की गई थी 2006 में, जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस करती है जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है। और यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी भी है, जो कि रजिस्टर की गई है RBI के साथ। कुछ और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये है क्रेडिट लिंक सब्सिडीज सर्विस आवास पोर्टल।
तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है, जो कि इस तरीके से पोर्टल यहाँ पे लॉन्च करी है। और ये पोर्टल प्रोवाइड करेगी एक ट्रांसपेरेंट और रोबोस्ट रियल टाइम वेब बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसके थ्रू जितनी भी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडीज यहाँ पे सर्विस है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन, उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इस पोर्टल के अंदर बेनिफिशरीज जो है ना अपनी एप्लीकेशन स्टेटस जो है रियल टाइम में, यानी कि जिस समय आप लोग को देखना है और जिस समय कितना कंप्लीट हुआ है हाउसेस बनना, उसको आप लोग ट्रैक कर पाओगे। यहाँ पे बेनिफिट होगा अदर स्टेक होल्डर्स को भी कि वो यहाँ पे काम कर सके अच्छे से। और प्रधानमंत्री आवास योजना का जो हाउसिंग फॉर ऑल है, इसका एम है 2022 तक कंप्लीट करना, यानी कि सबको यहाँ पे घर दिलाना। ट्रांसिस्ट ओरिएंट डेवलपमेंट की बात करें तो ये एक टाइप ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है, जिसका एम है कि इंटीग्रेटेड अर्बन स्पेस यहाँ पे रेसिडेंशियल के साथ, वर्किंग के साथ और लेजर स्पेस के साथ क्रिएट करना। क्रेडिट इन्हांसमेंट फंड देखें तो यहाँ पे गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि क्रेडिट इन्हांसमेंट फंड यहाँ पे सेटअप करेगी, और किसके लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। इससे क्या होगा कि पार्शियल गारंटी यहाँ पे दिया जाएगा, वो भी लोन के अगेंस्ट में। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये फंड जो है ना एक क्रेडिट इन्हांसमेंट प्रोवाइड करेगी लोअर रेटेड यहाँ पे आपका लोअर रेटेड प्रोजेक्ट को, यानी कि यहाँ पे आपका जो है इससे फंड मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। एलिफेंट बॉन्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एक एडवाइजरी ग्रुप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि सजेस्ट करी है कि एलिफेंट बॉन्ड को इशू करने। तो ये जो HLAG है वो एस्टिमेट करी कि इंडिया जो है रिकवर कर सकती है $500 बिलियन का ब्लैक मनी, वो भी यहाँ पे ओवरसीज से और एलिफेंट बॉन्ड से। एलिफेंट बॉन्ड जो है वो आपका सॉवरेन बॉन्ड ही जैसा होगा, एक सेकेंड, इशू किया जाएगा आपका 25 ईयर्स के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कि जो भी लोग हैं अगर वो अपने अनडिस्क्लोज्ड इनकम को डिक्लेयर करते हैं तो उनको यहाँ पे बाउंड किया गया है कि 50% उसका उनको इन्वेस्ट करना है, जैसे कि एमनेस्टी स्कीम है। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास अगर ये जो है आप लोग एलिफेंट बॉन्ड अगर इशू ये आप खरीदते हो, तो एलिफेंट बॉन्ड के तहत क्या है कि आपने जो है कुछ ऐसी भी मनी होती है जिसको कि डिस्क्लोज़ नहीं करते हो, गलत तरीके से कमाना या फिर कोई और तरीके से कमाना, तो उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता है। अगर आप लोग उसको डिस्क्लोज़ कर रहे हो उस तरीके की इनकम को, तो उसका 50% जो है आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है एलिफेंट बॉन्ड के अंदर। ये जो फंड आपको दोगे, यानी कि 50% जो आप यहाँ पे मनी दोगे, और वो भी इस्तेमाल कहाँ होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ही सिर्फ इस्तेमाल होगा, और ये 25 ईयर्स के लिए आपका बॉन्ड इशू किया जा रहा है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फ़ंड। इसका एम है कि यहाँ पे आपका यूनिवर्सल सर्विस प्रोवाइड करना सारे अनकवर्ड एरिया। तो अनकवर्ड एरिया क्या क्या है, सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ को भी डेवलप किया जाएगा, कि इंकरेज किया जाएगा रिमोट और हिली और ट्राइबल एरिया में। यहाँ पे फंडिंग जो है वो यूनिवर्सल सर्विस लिवाई की जाएगी, वो भी 5% चार्ज होगा सारे टेलीकॉम ऑपरेटर की तरफ से, वो भी यहाँ पे एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू AGR। अगर आप लोग ये नहीं समझ रहे हो तो लास्ट लेसन 14 जो पार्ट है इसकी ज़रूर देख लीजिए, उसमें मैं इसको डिस्क्राइब की गई हूँ कि AGR क्या है, टेलीकॉम कंपनीज़ में दिया जा रहा है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो अभी अगर समझाने लगूँ तो 10-15 मिनट उसी में चला जाएगा, तो आप लोग प्लीज़ लास्ट लेसन देख लीजिएगा। ट्रेड्स है, यानी कि यहाँ पे ट्रेड रिसेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम है। ये एक ऑनलाइन बिल है जो कि डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे जो आपका कैश स्ट्राफ्ट माइक्रो जो जिसमें कैश की कमी होती है MSME सेक्टर को, तो वो फंड रेज कर सकती है अपने खुद की ट्रेड जो भी है उसको बेच के, यानी कि ट्रेड रिसेबल को कॉर्पोरेट को बेच के वो जो है यहाँ पे फंड रेज कर सकती है। तो ट्रेड्स भी आपको याद रखना है MSME सेक्टर के लिए है। अब यहाँ पे आते कुछ इंपॉर्टेंट इंडाइसिस रिपोर्ट्स है, इसको भी देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ये रिलीज़ की जाती है इंस्टेंट और उसके साथ एडिको और गूगल भी है। इस साल जो है ना ये रिपोर्ट फोकस करी है ग्लोबल टैलेंट, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एज में। पैरामीटर क्या है कि कितना अनेबल हो, कितना अट्रैक्ट कर सकते हो, कितना ग्रो कर सकते हो, कितना वोकेशनल स्किल है, ग्लोबल नॉलेज स्किल कितना है। इंडिया की बात करें तो हम लोग की पोजीशन अच्छी हुई है, 8 रैंक हम लोग ऊपर बढ़ गए हैं, और रैंक हमारी 72 है 132 कंट्रीज़ में। स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो इसकी जो है फर्स्ट रैंक है। और अंकटाड की रिपोर्ट देख लेते हैं कि कौन कौन सी रिपोर्ट अंकटाड के द्वारा यहाँ पे पब्लिश की जाती है। ई-कॉमर्स इंडेक्स है, कंट्री को यहाँ पे स्कोर किया जाता है कि किस तरीके से इंटरनेट सर्विस को सिक्योर करना है, पोस्टल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर को रिलेबल बनाना है, उनके कुछ पॉपुलेशंस के पोर्शंस को जो कि यहाँ पे इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। यूरोपियन नेशन की बात करें तो ये 8 ऑफ द 10 है जो कि यहाँ पे इसके अंदर आ रहे हैं। नीदरलैंड ने यहाँ पे टॉप स्पॉट करी है। सिर्फ ओनली नॉन यूरोपियन कंट्री है जो कि टॉप 10 लिस्ट में कौन कौन है, तो सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है। नहीं, सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया की बात करें तो 73rd रैंक है। तो इंडिया के रैंक याद रखना है, ये रिपोर्ट आपका किसके द्वारा पब्लिश किया जा रहा है, और कुछ पैरामीटर्स का ध्यान रखना है। अंकटाड की सेकंड रिपोर्ट है यहाँ पे कमोडिटीज़ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019।
ये इंटरैक्शंस है कमोडिटीज़ और क्लाइमेट चेंज के बीच में और उसका क्या इम्प्लीकेशंस हो रहा है इसके बीच में। यहाँ पे 88 डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिसमें कि आपका कमोडिटी सेक्टर्स को देखा जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे इंडिया की बात करें तो वो यहाँ पे जो है कमोडिटी एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के नहीं थी वो 2018-19 में, लेकिन जो कमोडिटीज़ का शेयर्स है ना वो यहाँ पे 46% तक है, यानी कि इंडिया की टोटल एक्सपोर्ट जो है 46% तक है, लेकिन इंडिया इसका पार्ट नहीं है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट अगर बात करें तो ये जो रिपोर्ट है यहाँ पे कुछ मेजर्स दिखती है, रिफॉर्म्स दिखती है कि किस तरीके से यहाँ पे ग्लोबल ग्रीन न्यू डील में यहाँ पे आपका फाइनेंस किया जा रहा है पब्लिक सेक्टर में। ओके, तो ग्लोबल ग्रीन न्यू डील है क्या? ये रिपोर्ट है जो कि कमीशन किया गया है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा मल्टीपल ग्लोबल क्राइसिस को देखते हुए, जो कि 2008 की थी। तो ये रिलेटेड है आपका फ्यूल, फूड और फिनेंशियल से। यहाँ पे गवर्नमेंट को कॉल किया जाता है कि सिग्निफिकेंट शेयर वो यहाँ पे एलोकेट करे और फंडिंग करे ग्रीन सेक्टर्स में। और यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक रिकवरी है, पॉवर्टी एलिवेशन है और रिड्यूस्ड कार्बन इमिशन है और इकोसिस्टम डिग्रेडेशन है। फिर है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट। इंडिया की बात करें तो टॉप 10 रेसिपिएंट में आते हैं। एफडीआई अगर हम लोग रिसीव करें तो टॉप 10 में आते हैं और हम लोग अट्रैक्ट कितना किए, $49 बिलियन तक का 16% हमारी इंक्रीज़ हुई है। यूएसए अभी भी लार्जेस्ट रेसिपिएंट है और इसके बाद चाइना और सिंगापुर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट की बात करें तो ये भी यहाँ पे अंकटाड की है, एनुअल फ्लैगशिप पब्लिकेशंस है। यहाँ पे की फाइंडिंग अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो यहाँ पे एस्टिमेट की गई है कि लोअर हो गई है। और इंडिया की अगर बात करें तो फ्यू कंट्रीज़ में है जहाँ पे पर कैपिटा पर जीडीपी ग्रोथ रेट जो है ना वो एक्सीड हो गई है 4% से। अदर फाइंडिंग आप देखोगे तो ग्लोबल इकॉनमी सफ़र कर रही है लोएस्ट ग्रोथ से, अभी ग्रोथ बहुत कम हो रहा है। साथ ही ग्लोबल ग्रोथ रेट अगर देखें तो 2.5% है, जो कि 2020 की पॉसिबल की जा रही है। ईस्ट एशिया की बात करें तो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन है आज भी और लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल ग्रोथ में, तो ईस्ट एशिया रीजन। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो कि अंकटाड की है, इंडिया की रैंकिंग जो है वो यहाँ पे एफडीआई में आप देखोगे तो 10th है। इंडिया अट्रैक्ट करी है 77% से भी ज़्यादा टोटल एफडीआई जो कि साउथ एशिया रीजन से आ रही है और बांग्लादेश यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट एफडीआई है। एशिया पैसिफिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट देखें तो ये रिलीज़ की गई है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक और यूएनडीपी के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में देखते हैं। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन की। यहाँ पे फॉरमोस्ट पॉलिटिकल, बिजनेस, कल्चर एंड अदर लीडर्स है सोसाइटी के जो कि ग्लोबल को शेप करते हैं, रीजनल और यहाँ पे इंडस्ट्री एजेंडाज को भी। 1971 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन और इसकी हेडक्वार्टर जो है स्विट्ज़रलैंड की जेनेवा में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग की बात करें तो ये 21 से 24 जनवरी दावोस स्विट्ज़रलैंड में इसको शेड्यूल किया जाता है। इस बार की जो थीम थी वो थी स्टेक होल्डर्स फॉर अ कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है। ये जो है यहाँ पे 140 कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है 4 इंडिकेटर में, इन अनेबलिंग इन्वायरमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म पॉलिसी, अनेबलिंग कंडीशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और नेचुरल एंड कल्चर रैंकिंग, तो ये देखा जाता है। और साथ ही साथ सेकंड देखते ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट 2019 की, तो इसमें जो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है 4.0 और ये आपका 2018 से इसको यूज़ किया जा रहा है और कितने लंबे समय तक का ग्रोथ होगा ये देखा जाता है। साथ ही यहाँ पे भी 4 आपकी है कि इन अनेबलिंग इन्वायरमेंट, मार्केट, ह्यूमन कैपिटल और इनोवेशन इकोसिस्टम। इंडिया की रैंक देखेंगे तो 68 है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट देखें तो यहाँ पे जेंडर गैप कितना है मेल और फीमेल के बीच में ये देखा जाता है। लार्जेस्ट जो जेंडर डिस्पैरिटी है वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में है। सिर्फ 25% जो सीट है पार्लियामेंट में अराउंड द वर्ल्ड वो यहाँ पे विमेन के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है और सिर्फ 21% जो मिनिस्टर्स है वो यहाँ पे विमेन है। इंडिया की बात करें तो 4 पॉइंट हमारी नीचे आ चुकी है और 112 हमारी यहाँ पे इंडेक्स में रैंकिंग है 153 कंट्रीज़ में, और हम लोग इवन चाइना, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश से भी पीछे है। इंडिया सिर्फ एकमात्र कंट्री है जहाँ 153 कंट्रीज़ में जहाँ पे इकोनॉमिक जेंडर गैप जो है ना वो लार्जर है पॉलिटिकल से, यानी कि हमारे यहाँ जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन विमेन का ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इकोनॉमिक। आइसलैंड की बात करें तो वर्ल्ड की मोस्ट जेंडर न्यूट्रल कंट्री है। वहीं अगर येमन की बात करें तो सबसे बुरी कंडीशन इसी की है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट देखते कितना ज़्यादा रिस्क है। ये ग्लोबल रिस्क इनिशिएटिव है जिसमें कि रिस्क देखा जाता है कि कितना ज़्यादा है और यहाँ पे रिस्क को कैसे मेज़र करते हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट से, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और एडेप्टेशन फेल्योर, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंटल डैमेज और मेजर बायोडाइवर्सिटी लॉस और इकोसिस्टम कोलैप्स। मेजर जो नेचुरल डिजास्टर्स है वो यहाँ पे अर्थक्वेक और सुनामी को माना गया है। नेचर रिस्क राइजिंग रिपोर्ट है। यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे नेचर रिलेटेड रिस्क है जो कि बिज़नेस को मैटर करती है
और की फाइंडिंग क्या है कि 25% जो अर्थ की एसिस्ट प्लांट और एनिमल स्पेसीज़ हैं वो ह्यूमन एक्शन के कारण थ्रेटेंड में है, उनकी लाइफ यहाँ पे थ्रेटेंड में है, सिर्फ हमारे जैसे लोगों के कारण एक्शन में। ओवर द हाफ ऑफ द वर्ल्ड की टोटल जीडीपी जो है वो यहाँ पे मॉडरेट है। चाइना, ईयू और यूएस जो है लार्जेस्ट हाईएस्ट एब्सोल्यूट इकोनॉमिक वैल्यू है नेचर डिपेंडेंट इंडस्ट्री में। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स है। यहाँ पे सोशल मोबिलिटी का मतलब है कि इंडिविजुअल का मूव करना, फैमिली का, ग्रुप का मूव करना, सोशल लैडर किस तरीके से हमारी सोसाइटी में जो है हम लोग थोड़े से ऊपर उठ रहे हैं, मूव होना, यानी कि लो इनकम से मिडिल इनकम में, मिडिल इनकम से हाई इनकम में, इसको ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स कहते हैं। यहाँ पे 5 डायमेंशन देखा जाता है और यहाँ पे देखा जाता है कि हेल्थ कैसा है, एजुकेशन कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसी है, वर्क अपॉर्चुनिटी कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशन कैसा है। डेनमार्क की बात करें तो फर्स्ट है, वहीं इंडिया की रैंक देखें तो 76 है। फिर है यहाँ पे यूएनडीपी की रिपोर्ट देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सबसे पहली इनकी जो फेमस रिपोर्ट है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। यहाँ पे इसकी टाइटल थी बियॉन्ड इनकम बियॉन्ड एवरेज बियॉन्ड टुडे इन इक्वालिटीज़ इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये 5 कंपोजिट इंडाइसेस को रिलीज़ करती है। सबसे पहला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इन इक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इतना इंडेक्स इसके अंदर आता है। इंडिया की अगर बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, इन इक्वालिटी इंडेक्स में, तो इंडिया जो है सेकंड है, 122 रैंक है हमारी 162 में। और ISDI रैंकिंग अगर इंडिया के देखें तो 130 है। इंडिया की रैंक अगर हम लोग इसमें SDI में देखें तो 129 है 189 में से। तो इंडिया की रैंकिंग आपको हर में याद रखनी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इसकी इस बार टाइटल थी ट्रेडिंग फॉर डेवलपमेंट इन द एज ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन। तो ग्लोबल वैल्यू चेन है क्या, हर एक कंट्री एक दूसरे से कनेक्टेड है किसी ना किसी मैटर से, तो इसको ग्लोबल चेन कहा जा रहा है। बाकी आप लोग यहाँ पे भी देख लीजिएगा। ग्लोबल वैल्यू चेन आज के डेट में आप देखोगे तो 50% है ट्रेड का, यानी कि ट्रेड से ही हम लोग जुड़े हैं आपस में। हम लोग एक दूसरे कंट्री से क्यों जुड़े हैं, ट्रेड करते हैं, कुछ लेते हैं कुछ देते हैं, तो यही बातें हैं। साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग देखें सेमी एनुअल ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, तो यहाँ पे जो है इसकी टाइटल है हाइटेड टेंशंस सबड्यूस्ड इन इन्वेस्टमेंट। ग्लोबल ग्रोथ की बात करें तो ये भी आपका राइज होगा इस ईयर 2.5% से। और इंडिया की फाइंडिंग देखते हैं क्योंकि पूछा तो यही जाएगा। यहाँ पे हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो प्रोजेक्ट लगाई जा रही है कि 2019-20 में हमारी 5% तक ही रहेगी और कम हो जाएगी, ये दिखाया जा रहा है। कुछ और रिपोर्ट देखते हैं, जैसे कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक है, ये रिलीज़ किया जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जो कि यहाँ पे सोशल जस्टिस को देखती है और डिसेंट वर्क प्रमोट करती है। की हाईलाइट देखें तो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है 2.5 मिलियन से। मॉडरेट और एक्सट्रीम वर्किंग पॉवर्टी है, और वर्किंग पॉवर्टी जो डिफाइन किया जाता है यानी कि वो लोग जो कि $3.20 से भी पर डे यहाँ पे आपका कमा रहे हैं। इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई होती जा रही है। साथ ही वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक भी है, ये आपका रिलीज़ किया जाता है इंटरनेशनल IMF के द्वारा। और IMF रिवाइज़ करी है कि इंडिया की ग्रोथ इस साल जो है 6.1% होगी और जुलाई से जो है 7% यहाँ पे आपका देखा जा रहा है। ग्लोबल ग्रोथ अगर देखें तो 3.0% है 2019 की, और ये लोएस्ट बताया जा रही है। ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट अगर देखें तो ये रिलीज़ की जाती है क्रेडिट स्विज़न ग्रुप के द्वारा, और यहाँ पे ये रिपोर्ट जो है ट्रैक करती है ग्रोथ को भी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को भी। साथ ही OECD की इकोनॉमिक आउटलुक है 2019 की, ये OECD के द्वारा ही इसको दिया जाता है। ट्वाइस ईयरली होती है इकोनॉमिक एनालिसिस दी जाती है इसमें। ऑन इंडिया अगर की फाइंडिंग देखें तो यहाँ पे जो है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को कट किया जा रहा है 5.8% तक 2019 में होगी, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि हम लोग फिर सडनली यहाँ पे पिकअप करेंगे 6.2%, वो भी 2020 में, और 6.4% 2021 में। नेक्स्ट रिपोर्ट है वर्ल्ड रिसोर्स रिपोर्ट, यहाँ पे इसकी टाइटल है क्रिएट करना एक सस्टेनेबल फ्यूचर फूड फ्यूचर। और ये रिपोर्ट जो है कुछ सॉल्यूशंस लेकर आती है कि कैसे हम लोग 10 बिलियन पीपल को 2050 तक फीड कराएं बिना किसी इमिशन को इंक्रीज़ हुए, बिना किसी डिफॉरेस्टेशन किए हुए, या फिर कोई भी ज़्यादा पॉवर्टी नहीं होना चाहिए। इंडिया 2020 रिपोर्ट है फर्स्ट इन डेप्थ रिपोर्ट रिव्यू ऑफ इंडियाज़ एनर्जी पॉलिसीज़, तो ये रिलीज़ की गई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, और यहाँ पे नीति आयोग भी है। यहाँ पे कुछ हाईलाइट किया गया है कि इंडिया की एनर्जी पॉलिसीज़ में क्या क्या अचीवमेंट है, और कुछ रिकमेंडेशन भी दिया गया है एनर्जी मार्केट को सपोर्ट करने के लिए और हमारी डिप्लॉयमेंट करने के लिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इंडिया जो है वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल की, 4th लार्जेस्ट है ऑयल रिफाइनर की, और नेट एक्सपोर्टर है रिफाइंड प्रोडक्ट की। ग्रोथ रेट अगर इंडिया की ऑयल कंजप्शन का देखें तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2020 तक हम लोग यहाँ पे चाइना को भी सरपास कर देंगे। इंडिया की एनर्जी डिमांड देखें तो ये डबल होगी 2040 तक, और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड तो ट्रिपल हो जाएगी। रिन्यूएबल अगर हम लोग देखें तो 23% तक है टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी, और रिकमेंडेशन दिया गया है
यहाँ पे एक और है फाइंडिंग में कि इंडिया जो है प्रोग्रेस कर रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7, वो भी यहाँ पे एनर्जी एक्सेस को डिलीवर करने के लिए है 7, तो टोटल 17 गोल है जिसमें कि 7 में हम लोग अच्छा कर रहे हैं। रिकमेंडेशन है कि नेशनल एनर्जी पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए, ओवरऑल सपोर्ट के लिए सस्टेनेबल और अफोर्डेबल एनर्जी सिस्टम हो, फुल नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्सेस होनी चाहिए एनर्जी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट रिपोर्ट है ग्लोबल माइक्रोस्कोप ऑन फिनेंशियल इंक्लूजन, ये रिलीज़ किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट 2019 की। यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है डिजिटल फिनेंशियल सर्विस इंडिया में जो है इम्प्रूव हो रही है। ओके, तो यहीं तक थी हमारी, तो ये टोटल रिपोर्ट है और यहाँ पे हमारी ये मैगजीन भी कंप्लीट होती है। तो PT 365 की जो पॉलिटी की थी वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है, अब हमारी इकॉनमी की भी कंप्लीट हो गई है। तो इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे सब कंप्लीट कर लेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अभी हमारी साइंस एंड टेक चल रही है, इन्वायरमेंट चल रही है, तो साइंस एंड टेक और साइंस और टेक और इन्वायरमेंट में ज़्यादा टॉपिक है। अदरवाइज़ अगर मैं सोशल इशूज़ की बात करूँ और IR की बात करूँ तो ये तो आप लोग का 2-3 लेसन में ही कंप्लीट हो जाएगा, तो इसमें आप लोग को टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। बाकी ये दोनों मेजर है, मैं इसको कंप्लीट करा दूँगी। कल्चर और आर्ट एंड कल्चर का भी जल्दी से मैं उसको स्टार्ट करूँगी और वो भी कम ही टॉपिक है तो वो भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। तो मेजर फोकस मेरा इन्वायरमेंट और साइंस टेक पे रहेगा, बाकी ये सब तो आप लोग के बीच बीच में लेसन आएगी और कंप्लीट हो जाएगी। मार्च मंथ की भी स्टार्ट हो गई है, पॉलिटी की एक लेसन आ गई है, तो और भी लेसन आप लोग को मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही कोई भी डाउट कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।